when they like to. So let's start. So yesterday we were seeing about Python tokens, right? What were tokens? We discussed tokens. Tokens कोई भी एक ऐसा पार्ट होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब वो प्रोग्राम के सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट होते हैं, राइट? हमने 3 टोकन्स देखे थे. द फर्स्ट वर आइडेंटिफायर्स, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कीवर्ड्स देखे, देन हमने ऑपरेटर्स देखे. ऑपरेटर्स में हमने 5 तरीके के ऑपरेटर्स देखे अपने, जो कि हमारे क्या थे. अरिथमेटिक ऑपरेटर था, कंपैरिजन ऑपरेटर था, लॉजिकल ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर था, और 2 स्पेशल ऑपरेटर्स थे. व्हाट वर दोज वर एक्चुअली मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट? राइट. अब जो चौथा जो हमारा जो टोकन बचता है वो क्या है, वो है लिटरल्स, राइट? लिटरल भी कुछ नहीं होते. लिटरल्स के अंदर सब कैटेगरीज होती है, जो कि जो एक प्रोग्राम होते हैं उनके सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, राइट? सो जो सबसे पहला लिटरल है, इसे मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? एवरीवन इज एबल टू सी व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, राइट? ओके. ठीक है, तो जो सबसे पहला लिटरल आता है वो क्या आता है, वो आता है हम पे स्ट्रिंग लिटरल, राइट? स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल कोई भी ऐसी एक स्ट्रिंग है जो कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कोई भी एक अल्फाबेट, राइट? कोई भी एक अल्फाबेट या कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि कोड्स के अंदर लिखते हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं. ये चीज कल हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे 2 तरीके के स्ट्रिंग्स होते हैं. तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग होता है दैट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, राइट? दैट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग. अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है? सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब कि आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे कि अगर मैं लूँ str1 मेरा एक वेरिएबल है, एंड उसके अंदर मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में अगर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि इफ आई राइट दी वर्ड्स हेलो वर्ल्ड, राइट? तो ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, मतलब इसमें नेक्स्ट लाइन में कुछ कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है. और इसके अलावा एक और टाइप ऑफ हम पे स्ट्रिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग. अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब आप लोग समझ ही होंगे. मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग, ऐसा कोई स्ट्रिंग जो कि मल्टीपल लाइंस में कंप्लीट हो रहा हो. अब इसको करने के लिए 2 तरीके होते हैं हम पे. सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, वो होता है एक्सप्लिसिट कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन. ठीक है, अब एक्सप्लिसिट कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन क्या चीज होती है? अगर मैंने जैसे कोई वेरिएबल लिया, जैसे अब मैं मानता हूँ मैंने ऊपर वाला दोबारा वेरिएबल ले लिया str1, एंड मैंने इसको कुछ भी दिया, लेट्स से मैं लिख देता हूँ पाइथन वाज डेवलप्ड डेवलप्ड इन इन द 1980, राइट? मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिखा पाइथन वाज डेवलप्ड इन द 1980. अब जैसे कि मेरी ये लाइन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है, तो अगर मेरे को इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, तो मेरे पे एक एस्केप कैरेक्टर होता है जिसको क्या बोलता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ बैक स्लैश, राइट? एज सुन एज आई पुट अ बैक स्लैश, तब क्या होता है, लेट मी एग्जीक्यूट कंसोल. तो जब मैं बैक स्लैश डालता हूं तो ये नई लाइन में हमारी जो स्ट्रिंग को नई लाइन में शिफ्ट कर देता है, लेकिन हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं होती है. तो मैं इसके बाद और भी लिख सकता हूँ दैट दिस वाज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रॉसम, राइट? तो मैं इसको अब इसके बाद में और एक नेक्स्ट लाइन में ऐसे करके दोबारा ला सकता हूँ. तो बैक स्लैश हम एक्सप्लिसिट कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइन जो है वो ज्यादा लंबी ना हो, आप उसको मल्टीपल लाइन में शिफ्ट कर सकते हो, राइट? इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है उसका होता है हमें ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना, राइट? ट्रिपल कोट्स क्या हेल्प करते हैं हमारे, अगर जैसे मैंने ट्रिपल कोट्स लगा दिया, अब मैं अगर इसके अंदर कुछ प्रिंट करता हूँ, लेट्स से दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं, राइट? अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स रन एंड सी, आई नीड टू आल्सो प्रिंट दिस. मेरे को प्रिंट करके देखना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट क्या है. एंड लेट्स प्रिंट दिस, राइट? एंड लेट्स रन माय फाइल नाउ, एंड एज यू कैन सी मेरा वर्ड प्रिंट हो गया. लेकिन लेट्स से कि अब मेरे को इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एंटर दबाता हूँ एंड दिस विल बी ऑन द नेक्स्ट लाइन. अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, जस्ट सी एट द डिफरेंस इन द आउटपुट, यू कैन सी हेलो और वर्ल्ड जैसे कि मैंने वहां पे लिखा है एकदम सेम टू सेम वो आ चुके हैं.
तो अब क्या है, अब अगर मैं लेट्स से मैं इसके बाद 4 स्पेस देता हूँ एंड देन मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से मैं वर्ड लिखता हूँ बाय, तो अब क्या होगा, जितने मैंने स्पेसेस दिए हैं उस स्पेसेस के हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि अगर मैं सेव सेव करके रन करता हूँ तो एज यू कैन सी जितने मैंने इसमें ब्लैंक स्पेसेस दिए थे, पाइथन ने भी उतनी ही ब्लैंक स्पेसेस देके इसको प्रिंट कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो तब जबकि आपको कोई एक मैसेज दिखाना है फ्रंट एंड में, आपको बैक एंड से फ्रंट एंड में कोई मैसेज देना है या कोई भी आपको मेल भेजना है या जब भी आपको एसएमटीपी यूज करना है, देन यू कैन यूज दीज ट्रिपल कोट्स। तो ये क्या करता है, आप जिस तरीके से मैसेज लिखोगे ये मैसेज जब फ्रंट एंड में जाता है तो एकदम सेम तरीके से शो होगा, राइट। अब ट्रिपल कोट्स का हमारे यहाँ पे और एक इस्तेमाल भी होता है, ट्रिपल कोट्स हम मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लिख दिए और मैंने ट्रिपल कोट्स को किसी भी वेरिएबल के इक्वल नहीं रखा है, और अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं जैसे दिस इज अ व्हाट दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, राइट, you can write all your comments here। तो अब क्या है, अब ये लाइन अगर मैं करता हूं तो अगर मैं कुछ भी प्रिंट करता हूं, लेट्स से मैंने 10 प्रिंट कर दिया, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज अब पाइथन क्या समझ रहा है, अगर मैंने इसको वेरिएबल के इक्वल नहीं रखा तो पाइथन इसको एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग समझेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइथन में डॉक स्ट्रिंग। अब ये डॉक स्ट्रिंग क्या चीज होती है? जब भी आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हो तो यू आर नॉट वर्किंग अलोन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। सो जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो या कोई भी आप फंक्शन लिख रहे हो या कोई भी एक फाइल में कुछ फंक्शंस लिख रहे हो, सो एक सिंगल फाइल में एक सिंगल फंक्शन से रिलेटेड सारा कोड होता है। जैसे कि अगर आपको लेट्स से कस्टमर साइड का कोड लिखना है तो वो सारा का सारा एक सिंगल फाइल में होगा। सो उस फाइल के टॉप पे यू राइट अ डॉक स्ट्रिंग। क्यों? आप इसलिए लिखते हो ताकि जो आपका नेक्स्ट डेवलपर हो उसको आपका कोड क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, आपका प्रोग्राम क्या कंटेन करता है, ये चीज उसको ढूंढनी ना पड़े, या तो उसको ये चीज समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। सो दैट्स व्हाई यू राइट डॉक स्ट्रिंग, राइट। अब इसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग लिटरल, राइट। ये स्ट्रिंग लिटरल में इतना ही था। हम स्ट्रिंग की जब बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स की तब हम स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल में आपका इतना ही था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल लिटरल्स, राइट। दैट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल लिटरल्स, लिटरल्स। अब न्यूमेरिकल लिटरल्स में सबसे पहला जो लिटरल आता है, मतलब सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो है बाइनरी लिटरल। अब बाइनरी लिटरल क्या होता है, जैसे कि ये क्या होता है, ये डिनोट होता है या तो जीरो स्मॉल बी से, और या तो जीरो एंड कैपिटल बी से, राइट। और इसका बेस क्या रहेगा, इसका बेस हमेशा रहेगा या तो जीरो और जीरो और वन, मतलब बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा टू, राइट। अब इसको हम लिखते कैसे, जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया x एंड आई स्टार्टेड विद जीरो एंड स्मॉल b, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ वन और जीरो। तो जो आपका अपने मैथ्स में जो सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें 8 4 2 रहता है वो इसी सिस्टम्स पे काम कर रहा है। तो बाइनरी लिटरल है तो वन और जीरो, मतलब पहली प्लेस वन की है, दूसरी प्लेस टू की है। तो अब अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ तो x की वैल्यू मेरी आ जानी चाहिए क्या, x की वैल्यू मेरी आ जानी चाहिए टू। प्रिंट x की वैल्यू मेरी टू आ गई है। सो यू डोंट हैव टू गो इनटू दीज बाइनरी लिटरल्स, और ये सब आपको फिर पता होने चाहिए कि क्या होते हैं और हम कैसे यूज करते हैं, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है हम पे ऑक्टल लिटरल। व्हाट इज द ऑक्टल लिटरल? जैसे कि आपका बाइनरी लिटरल किससे स्टार्ट होता है, आपका बाइनरी लिटरल जीरो और बी से स्टार्ट होता है, आपका ऑक्टल लिटरल जीरो और स्मॉल ओ और जीरो और कैपिटल ओ से स्टार्ट होता है, राइट। और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक एक्स वेरिएबल लेता हूं और लेट्स से कि मैं इसको क्या नंबर दूं, मैंने जीरो लिया और मैंने ले लिया स्मॉल ओ। अब इसके बाद मैंने इसको नंबर दे देता हूँ 101, राइट। ये 8 की पावर में, सो पहला 1 होगा, राइट, देन 8 होगा, देन 8 का स्क्वायर होगा, सो इट्स 64 प्लस 1 दैट्स गोना बी 65, राइट।
तो अगर मैं x प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे मेरा आ जाना चाहिए 65 और as you can see I got my number 65. So you can denote your decimal numbers or your integer numbers in the form of binary, octal and in the form of hexadecimal. That is our third one, hexadecimal. अब हेक्साडेसिमल हम कैसे डिनोट करते हैं? हेक्साडेसिमल हम डिनोट करते हैं जीरो और स्मॉल एक्स से, या तो जीरो और कैपिटल एक्स। अब इसका बेस आप समझ गए होंगे, इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 16, राइट। सो ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इफ यू रिमेंबर योर हेक्साडेसिमल नंबर्स देन यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम यूजिंग दिस। सो जीरो और एक्स से शुरू करता हूं, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 14। सो ये क्या डिनोट करता है? हेक्साडेसिमल्स में ये डिनोट करता है 20। you can look up hexadecimal and octal numbers कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो on the internet, because we are not going to discuss that. You should know how you write, but we are not going to discuss how you can form numbers, right? You can look up that on the internet. and अगर हमें प्रिंट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आ जाता है 20, as you can see, right? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? anyone wants to ask some questions? right, ठीक है। so let's move on to the next literal that are special, that are literal collections. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सो वी आर नॉट गोना डिस्कस दिस राइट नाउ, राइट। इसको हम डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि लिटरल कलेक्शन और डेटा स्ट्रक्चर सेम है। लिटरल कलेक्शन में भी पाइथन ये बोलता है कि मेरे पे 4 टाइप के लिटरल कलेक्शन है। क्या है? जो कि हम डिस्कस करने वाले कौन से? टपल, सेट, लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो हम अगर वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ही आप समझ जाओगे कि लिटरल कलेक्शंस के अंदर है, राइट। अब इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एस्काई कोड, राइट। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एस्काई कोड। तो कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज एस्काई कोड? आप एस्काई कोड से क्या समझते हैं? एनीवन कैन टेल मी व्हाट? जी। नो, आई एम नॉट एक्चुअली आस्किंग अबाउट द फुल फॉर्म, आई एम आस्किंग अबाउट आप क्या कर सकते हो इससे, इसमें कंटेन क्या करता है? हम्म, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर्स है उनका कोड होता है। कीबोर्ड में नहीं बोलूंगा मैं, कीबोर्ड में मैं ये बोलूंगा कि जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप यूज करते हो, अगर अल्फाबेट्स है, न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो भी है, तो इनका जो रेंज होता है, इनका रेंज क्या होता है? इनका रेंज होता है 0 से लेके 255। तो 0 से लेके 255 के बीच में हर एक कैरेक्टर को एक डिजिट या एक इंटीजर प्रोवाइड करा गया है, राइट। तो अब अगर लेट्स से कि मेरे पे एक वेरिएबल है एक्स और उसके अंदर मैंने क्या सेव करवाया? मैंने सेव करवाया कैपिटल ए। अब आप मेरे को सर बोलते हो कि सर एक काम करो, इसका एस्काई कोड निकाल के दिखाओ, राइट। तो इसके लिए पाइथन ने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है। क्या फंक्शन? पाइथन ने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज ओ आर डी। ओ आर डी जो फंक्शन है, हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं क्योंकि हमारा उसका आउटपुट है, वी वांट टू प्रिंट दैट आउटपुट, राइट। सो ओ आर डी फंक्शन के अंदर मैं अपना वेरिएबल पास कर दूंगा लाइक दिस, और जो प्रिंट फंक्शन है मुझे इसका एस्काई कोड निकाल के दे देगा। कैसे? मैंने रन करा एंड इट गिव मी एस्काई कोड दैट इज 65, ठीक है। तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक वेरिएबल के अंदर लेके ही इसको पास करो, आप डायरेक्टली ओ आर डी फंक्शन में भी पास कर सकते हो कोई भी। जैसे कि अगर मैं कैपिटल बी पास करूं तो लेट्स सी कि कैपिटल बी का एस्काई कोड क्या है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो एज यू कैन सी कैपिटल बी का एस्काई कोड क्या है? कैपिटल बी का एस्काई कोड 66 है। ऐसी जो कैपिटल और स्मॉल नंबर्स होते हैं इन दोनों के एस्काई कोड दे आर डिफरेंट। तो अगर मैं स्मॉल सी, अगर जैसे कैपिटल ए का एस्काई कोड क्या था? 65, राइट। तो अगर मैं स्मॉल ए का कैपिटल कोड अगर एस्काई कोड अगर चेक करूं, सो इट गिव्स मी दैट दी स्मॉल ए बिलोंग्स टू 97, राइट। जैसे कैपिटल बी का क्या था? कैपिटल बी का था 66। तो स्मॉल बी का, लेट्स चेक कि स्मॉल बी का क्या होगा? स्मॉल बी का है 98, राइट। So a capital letter has a different ASCII code and a small letter has a different ASCII code. ठीक। अब आप इसके बाद एक और सवाल आता है, चलो सर हमने लेटर है, लेटर से ASCII कोड निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता चल गया हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ORD फंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद और एक सवाल आता है क्या कि सर अगर हम पे ASCII कोड है, इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द ASCII कोड और हमें उस ASCII कोड से रिस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो पाइथन बोलता है कि मेरे पास उसके लिए भी एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं CHR फंक्शन।
अब CHR फंक्शन के अंदर इफ यू पास एनी वैल्यू टू फ्रॉम 0 to 255 वो आपको उसका एस्काई कैरेक्टर दे देगा। जैसे कि अगर जैसे मुझे पता है कि कैपिटल ए का एस्काई कोड क्या है, कैपिटल ए का एस्काई कोड है 65, राइट? तो इफ आई पुट 65 here, then capital A should be printed on my console, and as you can see capital A is printed on my console, right? So let's try a random ASCII code, जैसे कि अगर मैं बोलूं 101, राइट? हम 0 से 255 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ 101। तो इसका जहां तक मेरे को लगता है इसका आंसर ई या एफ या ई। सो 101 इज द ASCII कोड फॉर स्मॉल ई। अब यहाँ पे सबको समझ आया कि हम ORD फंक्शन और CHR फंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं। आप ASCII कोड से कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हो या कैरेक्टर से ASCII कोड कैसे निकाल सकते हो। एवरीवन इज क्लियर विद दैट? आई आस्क्ड एवरीवन इज क्लियर विद दैट? ठीक है, चलो। अब इसके बाद हम इतनी देर से प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? हम हर जगह लिखते हैं प्रिंट दिस, प्रिंट दैट, प्रिंट दिस, प्रिंट दैट। तो अब प्रिंट फंक्शन में भी हम पे 2 या 3 चीजें और है जो आप कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से मुझे मुझे 4 इंटीजर प्रिंट करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है 10, उसके बाद मैंने रखा कॉमा 20 प्रिंट करा दो, देन मैंने रखा कॉमा 30 प्रिंट करा दो, देन मैंने रखा कॉमा व्हाट कॉमा 40 प्रिंट करा दो, राइट? सो आई कैन डायरेक्टली रन दिस। मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड रन करता हूँ एंड लेट्स से हमारा आउटपुट आता है नहीं आता, एंड आपको पता है पाइथन हमारा आउटपुट दे देगा एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी। सो इट प्रिंटेड 10, 20, 30 एंड 40, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो 10, 20 और 20, 30 और 30, 40 के बीच में एक एक स्पेस है, राइट? एक एक स्पेस है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये जो कैरेक्टर जो प्रिंट हो रहे हैं ये कैसे सेपरेट होंगे। अभी एक स्पेस से सेपरेट है, राइट? तो पाइथन के प्रिंट फंक्शन पे हम पे एक और पैरामीटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेप। सेप मतलब होता है बेसिकली सेपरेशन, कि आप जो आप कैरेक्टर्स प्रिंट करवा रहे हो उसके बीच में क्या आप सेपरेशन के नाम पे कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो या नहीं। अगर आप कोई सेपरेशन नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, पाइथन बाय डिफॉल्ट सेपरेशन को क्या ले लेता है, एज अ स्पेस बार का स्पेस ले लेता है, ठीक? तो अगर मैं सेपरेशन के अंदर लेट्स से मैंने ये 4 बार ऐसे कोलन डाल दिए, ठीक? तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे हर एक कैरेक्टर के बीच में जो मैंने सेपरेशन पैरामीटर में डाला है वो आ जाना चाहिए। तो अगर मैं एंटर करता हूं, I run my program and as you can see 20 से 10 के 20 के बीच में कुछ आ गया, जो मैंने 4 कोलन करे थे 20 से 30 के बीच में वो 4 कोलन आ गए, एंड देन 30 से 40 के बीच में वो 4 कोलन आ गए। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं हाइफन डालता हूँ, लेट्स से हाइफन डाल दिया मैंने 10-12 हाइफन डाल दिया, राइट? और अगर मैं अब रन करता हूँ तो हर एक कैरेक्टर के बीच में यू कैन हैव दीज हाइफन, राइट? अंडरस्टूड? अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसको कि हम बोलते हैं एंड। अब एंड कैसे काम करता है, लेट्स से कि आप पे 2 प्रिंट फंक्शन है, राइट? मैंने इसके नीचे प्रिंट और एक फंक्शन लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने प्रिंट फंक्शन में, मैंने लिख दिया 20, राइट? और 20 लिख दिया एंड लेट्स रन इट। तो आपको भी पता है कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे प्रिंट होंगे लाइक दिस, ठीक है? लेकिन आप मेरे को सर जबरदस्ती बोलते हो कि सर नहीं, मेरे को 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने हैं लेकिन मुझे वो दोनों अलग लाइन में नहीं चाहिए, मुझे वो दोनों सेम लाइन में प्रिंट करवाना है, राइट? तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, हम पे एक प्रिंट में एंड फंक्शन होता है, राइट? और एंड फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एंड फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है बैकस्लैश एन। अब बैकस्लैश एन क्या करता है, कोई मेरे को बता सकता है? ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा। व्हाट डज बैकस्लैश एन डू? ठीक है, बहुत बढ़िया, न्यू लाइन। तो क्या होता है पाइथन में जो एंड की वैल्यू होती है, जैसे सेपरेशन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्पेस होती है, पाइथन में जो एंड की वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है स्लैश एन। तो इसलिए आफ्टर प्रिंटिंग वन लाइन जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट आता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। तो अगर आपको सेम लाइन में प्रिंट करना है तो आप एंड को क्या करो, एंड में से ये स्लैश एन हटा के एक स्पेस डाल दो बस। अब इफ यू रन योर प्रोग्राम तो आपके दोनों प्रिंट स्टेटमेंट सेम लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे लाइक दिस।
एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ठीक है, सेपरेशन आपको पता चला। हमने सेपरेशन देखा कि सेपरेशन कैसे करते हैं। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा कि हम क्या बोलते हैं, हम सेम लाइन में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एंड स्टेटमेंट, राइट। अब इसके बाद अगर प्रिंट फंक्शन हमने देखा कि कैसे यूज करते कैसे नहीं करते, राइट। अब इसके बाद हम पे और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्टम इनपुट्स। ठीक, कस्टम इनपुट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने सी प्लस प्लस में आपने यूज करा होगा सी इन, राइट, या सी में यूज करा होगा आपने स्कैन एफ। ठीक है, तो ये क्या करता था, जैसे कि आपको यूजर से कुछ भी इनपुट करवाना है, जैसे कि आपने बोला प्लीज एंटर योर नेम, सो यूजर वो नेम डालता था, एंड देन आप उस नेम को लेके आप उस नेम पे या जो उसने वैल्यू डाली है उस वैल्यू पे आप क्या करते थे, आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि क्या हम यूजर से एक वैल्यू उठाएंगे और क्या करेंगे, हम यूजर से एक वैल्यू उठा के हम उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे सिंपली। ठीक है, कि यू हैव एंटर्ड दिस और द यूजर हैव एंटर्ड दिस। तो उसके लिए क्या है, पाइथन ने बोला है कि पाइथन पे एक इनपुट नाम का फंक्शन है। ठीक है, इनपुट फंक्शन है तो हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन आप यूजर से कोई भी इनपुट ले सकते हो, जैसे कि अगर, लेकिन आपको उस इनपुट को कहीं भी सेव करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट टेक अ वेरिएबल। जैसे कि मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना फंक्शन इनपुट। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सिंपली जो भी मेरे यूजर ने इनपुट करवाया है मैंने लिखा यू हैव यू हैव यू हैव एंटर्ड दिस, कॉमा एक्स। ठीक, कि हम एक्स प्रिंट करा रहे हैं, हम यूजर को बोला यूजर यू हैव एंटर्ड दिस। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, जस्ट सी एट माई कंसोल की क्या होता है, मैंने एंटर करा, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन क्या है, मेरा कर्सर जो मेरी लाइन है उसके नीचे आके रुक गया है। क्यों रुक गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करा है। तो पाइथन यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ इनपुट डालूं। अगर आप उस इनपुट को ब्लैंक छोड़ देते हो तब भी, अगर मैंने एंटर दबा दिया तो भी वो उस इनपुट को एज अ ब्लैंक इनपुट ले लेगा। तो उसने, मैंने क्या दिया, मैंने इनपुट कुछ भी नहीं दिया तो उसने उसके बाद कुछ नहीं प्रिंट करवाया, राइट। अब इसको हमको एक इनपुट देते हैं। मैंने क्या करा, मैंने लेट्स से मैंने एक इनपुट कर दिया पाइथन, राइट। और जैसे ही मैंने एंटर करा, इसने मेरे को वापस भेज दिया क्या, यू हैव एंटर्ड पाइथन। तो लाइक दिस, अगर आप कुछ और एंटर करते हो, जैसे कि अगर मैंने एंटर करा प्रोग्रामिंग, सो ये यू हैव एंटर्ड प्रोग्रामिंग करके मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, राइट दिस। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब एक और लेट्स से कि अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, राइट। तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि व्हाट ही हैज टू एंटर, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसको एंटर क्या करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यूजर से उसका नेम इनपुट करवाते हैं। तो अगर हमें यूजर को बताना है कि प्लीज एंटर योर नेम, सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कम इनसाइड आवर इनपुट फंक्शन और यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दो, सिंपल सा। क्या मैसेज, मैंने मैसेज टाइप कर दिया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। मैंने क्या इनपुट कर दिया, मैंने इनपुट कर दिया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम एंड, और यहाँ पे मैं अब एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, क्या मैं लिख दूंगा नेम एंटर्ड। ठीक, अब मैं इसको रन करते हैं और मेरे पे मैसेज प्रिंट होकर आ गया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। सो बाय दिस अब यूजर को पता है कि उसको क्या चीज एंटर करवानी है, उसको क्या चीज एंटर करवानी है, उसको अपना नेम एंटर करना है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया सौरभ, एंड एज सुन एज एंटर दिस, इसमें आ गया नेम एंटर दिस। ठीक, यहां तक सबको समझ आ रहा है कि हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। आज एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पे समझ आ रहा है सबको कि इनपुट फंक्शन का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, अब राइट, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं किस चीज का, एक क्वेश्चन करते हैं वैप टू इनपुट, tap is write a program to input two
numbers from user and display their sum। हमें दो इनपुट लेने हैं यूजर से और उसका सम डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं यूजर से। हम इसको बोलेंगे, यूजर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे यूजर को बोलेंगे प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक, और इसके बाद एक y नाम का वेरिएबल लेके हम दूसरा इनपुट लेंगे क्योंकि हमें और एक नंबर चाहिए। राइट, हम एक और दूसरा इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, प्लीज एंटर अ सेकेंड नंबर। ठीक, अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमें डायरेक्टली प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, सम इज इक्वल टू क्या, सम इज इक्वल टू कॉमा एक्स प्लस वाई। हमने कल ये ऑपरेटर में देख रखा है कि हम डायरेक्टली एक दो नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं, कैसे, एक्स प्लस वाई लिख के। राइट, अब लेट्स रन दिस एंड इफ आई रन दिस, तो सबसे पहले एक नंबर एंटर करना है, मैंने करा 50, देन एंटर, उसके बाद दूसरा नंबर एंटर करना पड़ेगा, लेट्स एंटर द सेकंड नंबर S20। तो कैन समवन टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस, कोई मेरे को बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, 520। यप, जिसने भी आंसर बोला बहुत ही बढ़िया बोला, उसने बोला स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने तो एंटर नंबर करे थे, ये स्ट्रिंग कैसे बन गए? राइट, तो पाइथन ये बोलता है कि जब भी आप कोई भी चीज इनपुट फंक्शन से लोगे, तो वो चीज जब पाइथन को रिसीव होगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग होगी। तो यू कैन चेक द टाइप ऑफ योर वेरिएबल्स, हम जिस वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं, जैसे कि एक्स वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं और हम दूसरे में क्या ले रहे हैं, हम दूसरे में वाई वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं। सो अगर हम इन दोनों का टाइप प्रिंट करवाते हैं, टाइप में ऑलरेडी बता चुका हूं किस लिए होता है, टाइप फंक्शन आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, सो लेट्स क्लियर एंड रन दिस अगेन। सो इट हम एक 50 देते हैं, देन 20 देते हैं और एंटर करें, तो एज यू कैन सी मेरे दोनों वेरिएबल का जो टाइप है वो आ चुका है str। मतलब मेरे दोनों वेरिएबल किससे रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे दोनों के दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास के। राइट, ठीक है, लेकिन अब ये सर सवाल आता है कि हम इस स्ट्रिंग क्लास को एक इंटीजर में कैसे बदल सकते हैं ताकि हम एडिशन कर सके। तो यहीं पे एक हमारा और एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं बोलता हूं, या जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल रहे हो, या तो आप स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल रहे हो, या इंटीजर को फ्लोट में बदल रहे हो, या फ्लोट को इंटीजर में बदल रहे हो, या तो आप इंटीजर मतलब स्ट्रिंग को फ्लोट में बदल रहे हो। राइट, सो टाइप कास्टिंग मुझे ये बोलता है कि जब भी आपको एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दैट? राइट, तो अब इसके बाद बात आती है कि हम टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं। ठीक, हम टाइप कास्टिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? जिस चीज में आपको बदलना हो। अगर आपको इंटीजर में बदलना है तो आप int फंक्शन कॉल करोगे, अगर आपको स्ट्रिंग में बदलना है तो आप str फंक्शन कॉल करोगे, अगर आपको फ्लोट में बदलना है तो आप float फ्लोट फंक्शन को कॉल करोगे। राइट, तो जिस चीज में आपको बदलना है आप उस चीज को डायरेक्टली कॉल करके आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। कैसे? मैं एक नया वेरिएबल लेता हूं a, और a में मैं क्या सेव करवाऊंगा, a में मैं सेव करवाता हूं जो मैंने इनपुट लिया है, जो मैंने x में इनपुट लिया, मतलब जो मेरा पहला नंबर है मैं उसको इंटीजर में बदल रहा हूं। कैसे? मैंने int फंक्शन लिखा, फंक्शन है तो ब्रैकेट्स आएंगे और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैंने पास कर दिया x। ठीक, और ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल लिया b, और मैंने अपने y इनपुट को भी इंटीजर में बदल लिया, एज सिंपल एज दिस। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद लेट्स प्रिंट द सम नाउ एंड सी इफ वी आर एबल टू गेट आवर सम। मैंने सम करा और लास्ट में आके मैंने, अब मैं x प्लस वाई नहीं करूंगा, मैं करूंगा a प्लस बी। क्यों? क्योंकि a और b वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा है, हमने अपने जो स्ट्रिंग इनपुट आए थे हमारे, हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर दिया। राइट, सो नाउ इफ आई रन दिस, आई होप आई कैन गेट माय सम आउट ऑफ दिस। कैसे? मैं इसको रन करता हूं, आई विल गिव माय फर्स्ट नंबर 50,
then I will give my second number as 20 and then I press enter, my sum is 70. तो अब स्ट्रिंग से हमने सक्सेसफुली इंटीजर में चेंज कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम इस चीज को, हम इस प्रोग्राम को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। कैसे हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज टू एक्स्ट्रा वेरिएबल, जहां पे हमने ए और बी ये दो एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रखे हैं, हम इन दोनों को यहां से हटा देंगे, राइट। और क्या करेंगे, हम जब हम इनपुट ले रहे होंगे हम उसी टाइम टाइप कास्ट कर देंगे। कैसे? हम इस पूरे के पूरे इनपुट फंक्शन को ही हम अपने इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल देंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। हमने दोनों को इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब हम x प्लस वाई कर सकते हैं, x प्लस वाई, ठीक। Now if I run this, I hope I can get my answer as 70. I will enter 50, then I will enter 20 and finally I get my sum as 70. यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर? टाइप कास्टिंग समझ आई कैसे करी और हमने आईएनटी फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करा? एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज कंफर्म इज एवरीथिंग इज क्लियर और अदर, ओके, ठीक। अब इसके बाद आप इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हो। कैसे? जैसे पाइथन में मैंने बताया था, हम पाइथन में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को और छोटा कर सकते हैं। इसको हम अब एक, मैं ये चीज मेरे को बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तब भी, राइट। अब हम इस चीज को देखेंगे कि हम इस चीज को एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग के टाइप से कैसे करते हैं, मतलब सीसी के टाइप में कैसे करेंगे, ठीक। तो सीसी के टाइप में क्या होता है, आप मल्टीपल इनपुट्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स लिए, पहले मैंने एक इनपुट लिया देन दूसरा इनपुट लिया। लेकिन जब आप सीसी में जाते हो, जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाते हो, देन यू कांट टेक मल्टीपल इनपुट्स। आपको एक ही सिंगल लाइन में सारे इनपुट्स लेने पड़ते हैं, राइट। तो उसके लिए हम पे एक तरीका है, उसके लिए हम पे क्या तरीका है, हम पे एक तरीका है, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, प्लीज एंटर टू नंबर्स separated by space, ठीक, सेपरेटेड बाय स्पेस। मैं यहाँ पे x कॉमा y ले लूंगा और जो मेरा इनपुट फंक्शन है उसके लास्ट में मैं और एक फंक्शन यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा स्प्लिट, ठीक। अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी स्प्लिट फंक्शन के अंदर आप अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो, मतलब इसके अंदर मैं ऐसे कुछ भी नहीं लिखता हूं, सिंपली से एक स्प्लिट फंक्शन कॉल करता हूं, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जहां पे भी इसको स्पेस मिलेगा उस स्पेस के लेफ्ट साइड और उस स्पेस के राइट साइड वैल्यूज को वो दो अलग वैल्यू को मतलब दो अलग वैल्यूज में डिवाइड कर देगा, राइट। हम इसको देखेंगे कैसे। मैं इसको रन करता हूं एंड एज सुन एज आई रन दिस, मैं इसको एंटर करता हूं तो मेरे पे यहाँ पे आ गया, प्लीज एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ 50, देन एंटर करता हूँ 20 एंड इफ आई रन दिस int argument, okay, sorry, this has to be after this has to be like this, right? It shouldn't be inside because we are typecasting, we have to put it after this. Base 10, okay, let's do one thing. We are not able to split and typecast at the same time, so let's split and typecast in two different lines, right? So अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, मैं करता हूँ x is equal to int of x and y is equal to int of y, right? And let's run this again, 50 and 20 and as you can see I got my answer as 70। लेकिन मैंने 50 और 20 दोनों को सेम लाइन में एंटर करा था। सो लाइक दिस यू कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स इन द सेम लाइन। अगर मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ कॉमा z और इफ आई कन्वर्ट माई z इनटू स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड भी कर सकता हूँ लाइक दिस। तो अब if I run this, I have to now give three values instead of two. Now I have to give three values, right? इसमें आ गया please enter three numbers। तो सबसे पहला मैं enter करता हूँ 50, then 20 and then finally 30। So this sum should be 100 and if I press enter, this sum is finally 100 as you can see।
ठीक. So by using this split function you can take multiple inputs in a single line or in a or you can take multiple inputs separated by spaces. ठीक है. तो like this you can take multiple inputs in a single line और आप उस inputs के फिर उसको process भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है. Right. So everybody is clear with typecasting and how we took inputs. Everybody is clear with this. प्लीज कंफर्म इफ एवरीवन इज क्लियर, और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आई विल मूव ऑन फर्दर अहेड. एवरीबॉडी इज क्लियर. ओके. ठीक है. अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग. तो कोई मेरे को बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से क्या समझते हो? आपको क्या लगता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या चीज है? एनीवन वुड लाइक टू विश टू आंसर कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या चीज है? चलो ठीक है. अब देखते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है. अगर जिनको नहीं पता तो उनको आज नई चीज सीखने को मिलेगी. जिनको पता है वेल एंड गुड, जस्ट लुक कि आपको कुछ मिस ना हो गया हो. तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप पे एक स्ट्रिंग है, बिकॉज स्ट्रिंग इन पाइथन इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिख दिया है लाइक दिस हेलो वर्ल्ड, अब आप इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो. चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ से वर्ल्ड मिटा दिया, लो सर मैंने चेंज कर दिया, नहीं. चेंज करने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपने इंडेक्स वैल्यू उठाई और इंडेक्स वैल्यू उठा के आपने कोई और कैरेक्टर लाइक ऐसे रख दिया. मतलब आप एक्सटर्नली किसी भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते. मतलब कि अगर वो एक बार आपने लिख दिया है तो वो लिखा रहेगा जब तक कि आप प्रोग्राम में जाके पूरे स्ट्रिंग को ऐसे चेंज नहीं करते हो. तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है. ठीक. तो बहुत बार प्रोग्रामिंग में हमें जरूरत पड़ती है डायनेमिक डेटा लोड करने के लिए. ठीक. जैसे कि अगर आप कोई एक साइन इन पेज बना रहे हो तो साइन इन होने के बाद आपको एक कोई ऐसा मैसेज दिखाना है, वेलकम वेलकम, और उसका यूजर नेम, मतलब उसका नाम जो कि उस मतलब जिसने साइन इन करा आपको उसका नाम दिखाना है. राइट. सो आप ऐसे लिख सकते हो वेलकम सौरभ. ठीक. या तो आप ऐसे लिख सकते हो वेलकम रोहित, या तो आप लिख सकते हो वेलकम कुणाल. ठीक है. जिसने भी साइन इन करा आप उसके हिसाब से आपने क्या करा, उसका नाम दिखा दिया. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो वेलकम वर्ड है ये तो आप चेंज नहीं कर रहे हो. आप चेंज क्या कर रहे हो? आप सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हो. ठीक. तो स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है. राइट. तो इसलिए आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे जैसे नाम आया और आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया ए प्लस नेम. ठीक. या तो इसमें क्या होगा, वो जो ए होगा उसमें नेम ऐड करते वो प्रिंट करता जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है. तो यहाँ पे ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जिसमें कि क्या कर सकते हो, आप डायनेमिकली डेटा डाल सकते हो स्ट्रिंग के अंदर. मतलब उसको जैसा डेटा रिसीव होगा स्ट्रिंग उस हिसाब से चेंज होता रहेगा. ठीक. तो जैसे जैसे नाम चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे आपके स्ट्रिंग्स भी चेंज होते रहेंगे. ठीक. तो इसके लिए पाइथन हमें क्या बोलता है, पाइथन ने हमें दो तरीके दिए. सबसे पहला तरीका है विद द हेल्प ऑफ डॉट फॉर्मेट फंक्शन. ठीक. तो सबसे पहले हम डॉट फॉर्मेट फंक्शन की मदद से देखेंगे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. सो डॉट फॉर्मेट फंक्शन में ऐसे करते हैं कि पाइथन हमें बोलता है कि जहां पे भी आपको अपनी स्ट्रिंग चेंज करनी है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्या चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे नाम चेंज करना है. ठीक. तो आप वहां पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो. यहाँ पे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? प्लीज बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव, बिकॉज फिर मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा. तो यहां तक सबको समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्यों पुट करे हैं? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो इफ एवरीवन अंडरस्टैंड.
ठीक है, चलो मैंने क्या बोला मैं और एक बार रिपीट करता हूँ ताकि सबको और एक बार समझ आए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जहां पे भी आपको स्ट्रिंग में कोई वैल्यू डायनेमिकली डालनी है, मतलब वो वैल्यू चेंज होती जा रही है, वो वर्ड चेंज होता जा रहा है या वो कैरेक्टर चेंज होता जा रहा है, वहां पे आप उस कैरेक्टर या उस वर्ड को हटा कर लगा दो कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक। और कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद क्या करना है आपको, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद जैसे ही आपका स्ट्रिंग खत्म होगा, आपको एक फंक्शन कॉल करना है जिसको मैं बोलूंगा डॉट फॉर्मेट। ठीक। अब हमने डॉट फॉर्मेट फंक्शन तो लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे और एक सवाल आता है, क्या अब हम यहाँ पे डेटा को डालेंगे कैसे? ठीक। तो अब डॉट फॉर्मेट फंक्शन क्या बोलता है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन बोलता है जहां पे भी आप मेरे अंदर कोई भी वैल्यू पास करो और मैं उस वैल्यू को क्या करूंगा, मैं उस वैल्यू को ले जाकर जहां पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाले हैं, मैं उस कर्ली ब्रैकेट्स में जाके उस वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूं, मैं कुणाल नाम का एक बंदा है जिससे साइन इन करा है और मैं उसको लिखना चाहता हूँ वेलकम कुणाल। तो मैं प्रिंट करवा देता हूं अब ए को। सो एज यू कैन सी, जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाता हूं मेरा आप प्रिंट हो जाना चाहिए वेलकम कुणाल। तो यहाँ पे आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को। मैं प्रॉपर अब आपको तरीका दिखाऊंगा कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हो। आप सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हो, जिस वेरिएबल में क्या हो रहा होता है, जिस वेरिएबल में एक्चुअली आपका डेटा आ रहा होता है। जैसे कि मैंने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मेरे बार बार नेम्स आ रहे हैं, जैसे कि पहली बार कुणाल आया था, इस बार मोहित आ गया। इस बार क्या करा, मोहित नाम का कोई बंदा है जिसने की साइन इन करा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉट फॉर्मेट फंक्शन के अंदर आऊंगा और इंस्टेड ऑफ पासिंग माय स्ट्रिंग आई विल पास द पॉइंटर ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि क्या है, मेरा वेरिएबल है। ठीक। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, सो आई कैन सी वेलकम मोहित। आप यहाँ पे दोबारा नाम चेंज कर दो, आप कर दो अजय। ठीक। तो अब अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे आ जाने से वेलकम अजय। अब क्या, अब लेट्स से कि रोहित नाम के बंदे ने साइन इन करा। ठीक। तो आपने क्या करा, आपने लिया, आपने रोहित का नाम लिया और इसको दोबारा रन करा, यहाँ पे आ गया वेलकम रोहित। ठीक है। अब इसके बाद सवाल और एक आता है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा यहाँ तक सबको क्लियर है डॉट फॉर्मेट फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज ट्राई टू बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव। तो अगर मैं पूछूं जस्ट यस या नो में जवाब दो तब भी काफी है। ठीक। तो किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, और इस यहाँ तक आपको समझ आ चुका है कि डॉट फॉर्मेट फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद लेट्स से कि आपको सिर्फ एक वैल्यू चेंज नहीं करनी, आपको मल्टीपल वैल्यूज चेंज करने हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया वेलकम रोहित, और चलो ये सेंटेंस चेंज कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ, कोई भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखूं माय, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि कोई बंदा अपना बायो लिख रहा है। ठीक है, जैसे माय नेम, जैसे अगर आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो, ऐसे इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी ऐसे ही कुछ काम होता होगा पाइथन में। जैसे कि अगर आपने बायो लिखा, जैसे कि माय नेम इज अब क्या है, माय नेम इसके बाद जो नाम आएगा वो डायनेमिकली चेंज होगा। तो मैंने क्या बोला था, जहां पे भी डायनेमिकली चेंज होगा आपको वहां पे क्या करना, आपको वहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना है। ऐसे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। एंड माय हॉबी इज, अब यहाँ पे हॉबी भी मेरे को डायनेमिकली चेंज करानी है, तो मैं हॉबी कुछ लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, हॉबी पे भी मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। एंड माय हॉबी इज दिस। ठीक है। एंड मैं क्या लिखूंगा, एंड माय एज इज। अब जो एज है वो भी डायनेमिकली आएगी। ठीक है, तो मैं एज की जगह फिर से कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा। तो यहाँ पे ना डिपेंड, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो या स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो या कुछ डाल रहे हो। ठीक है, या मतलब इंटीजर डाल रहे हो, स्ट्रिंग डाल रहे हो या फ्लोट डाल रहे हो, तो वो यहाँ पे आके आप तीनों के तीनों यहाँ पे मतलब कोई भी आप वैल्यू पास करो, पाइथन उसको प्रिंट कर देगा विदाउट एनी एरर। ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अब हमें तीन वेरिएबल लेना है, ए कॉमा बी, क्योंकि हम तीन वैल्यूज डायनेमिकली लोड करा रहे हैं, कॉमा सी। तो सबसे पहला नाम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हॉबी हो गया, लेट्स से रीडिंग। और तीसरा तीसरा उसकी एज होगी, तो एज मैं दूंगा इंटीजर में, लेट्स से मैंने दे दी 25। ठीक। अब अब क्या करना है, अब यहाँ पे तीन कर्ली ब्रैकेट्स है,
तो जो फॉर्मेट फंक्शन है उसको भी 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे आपको। सो मैं यहाँ पे मेरे तीनों पैरामीटर कॉमा कॉमा से पास कर दूंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, सो माय डायनेमिक डेटा विल बी लोडेड इनटू माय स्ट्रिंग। एज यू कैन सी, माय नेम इज रोहित एंड माय हॉबी इज रीडिंग एंड माय एज इज 25। हमने 25 एज अ स्ट्रिंग इंटीजर दिया था, लेकिन तब भी उसने एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। तो अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पे नाम चेंज करके मैं फिर से ले लेता हूँ मोहित, और इसकी हॉबी क्या रखते हैं, इसकी हॉबी रखते हैं साइकिलिंग, और इसकी एज रखते हैं हम 21। ठीक, अब इसके बाद हम कर देते हैं इसको चेंज। मैंने चेंज करा, मेरा जो डेटा है वो डायनेमिक लोड होके मेरे स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। अब लेट्स से कि आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, कि जो पैरामीटर है उसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, लेकिन हम अपना थोड़ा स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। कैसे? मैं काम करता हूँ सर, ये एज को पहले ले आता हूँ यहाँ पे, और हॉबी को मैं बाद में ले जाता हूँ लाइक दिस। ठीक, लेकिन मैं अपने पैरामीटर्स नहीं छेड़ूंगा। और अब अगर मैं रन करता हूं तो एज यू कैन सी मेरा आउटपुट पूरा गड़बड़ आया है। कैसे? माय नेम इज मोहित, माय एज इज साइक्लिंग एंड माय हॉबी इज 21। ये क्या है? उसको सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पाइथन ने क्या बोला, अगर आपको अपने पैरामीटर सेम रखने हैं आप सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि आपने जिस ऑर्डर में पैरामीटर दिए हैं, जैसे मैंने पहले ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, तो ये उस फॉर्मेट में ना प्रिंट हो। ये ऐसा मतलब आप उसको कंट्रोल कर सको कि ए कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, या बी कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, या सी कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको सिर्फ एक इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करना है। क्या? ए का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अब माई एज में क्या आना चाहिए? एज। एज किस वेरिएबल में सेव है? एज सी वेरिएबल में सेव है। सी का इंडेक्स क्या है? सी का इंडेक्स ए 0 है, बी 1 है, सी 2 है। आप सबको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा। अब हॉबी का इंडेक्स क्या है? हॉबी का इंडेक्स, हॉबी किस में सेव है? हॉबी बी वेरिएबल में सेव है। बी का इंडेक्स क्या है? बी का इंडेक्स है, ए का इंडेक्स 0 है, तो बी का इंडेक्स 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो मेरा स्ट्रिंग एकदम करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे माई नेम इज मोहित, my age is 21 and my hobby is cycling। ठीक, यहां तक सबको समझ आया कि हमने डॉट फॉर्मेट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करा। यहां पे आपका डॉट फॉर्मेट फंक्शन हो जाता है खत्म। राइट, इसमें अभी कुछ पूछना किसी को फॉर्मेट फंक्शन में? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? ठीक, हाँ किसी को कुछ पूछना है? एनी समबडीज माइक जस्ट ओपन। ठीक है, चलो। सो एवरीथिंग इज क्लियर आई होप। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वो चैट्स में भी लिख सकता है, या डायरेक्टली मेरे को बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो प्रेफरेबल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या देखा, हमने देखा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। राइट, अब इसके बाद जो दूसरा तरीका आता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, उसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ये 3.2 पाइथन 3.3 के बाद आया, मतलब मेनली 3.x वर्जन में एफ स्ट्रिंग आया था। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग ने क्या करा, एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन क्या है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल है बस। वो अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे आप देख लेना कि क्या फेरबदल है। तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन भी सेम यही बोलता है। क्या बोलता है? मैं पहले अपने वही दोबारा ले आता हूँ, क्योंकि मेरे तो दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे आएगा एफ स्ट्रिंग। तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन सॉरी एफ स्ट्रिंग भी यही बोलता है कि आपको पहले वेरिएबल लेना है, जिस वेरिएबल में आपका डेटा आ रहा है। मैंने ले लिया ए बी सी, पहले में नेम है, दूसरे में हॉबी है, तीसरे में क्या है? तीसरे में मेरी एज है। ठीक है, तो मैं वेरिएबल को थोड़ा अच्छा नेम दे देता हूँ। मैं इसको प्रॉपर नेम देता हूँ हॉबी, और लास्ट इज एज। ठीक है, नेम हॉबी एज। अब एफ स्ट्रिंग क्या बोलता है कि आपको ऐसा कोई फंक्शन कॉल कराने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रिंग के बाद ये डॉट फॉर्मेट जैसे हमने कॉल कराया, इसको हटा दो। ठीक, पहला स्टेप हो गया, कोई भी फंक्शन आपने लगा रखा उसको हटा दो। दूसरा स्टेप, जो आपका स्ट्रिंग है उससे पहले, मतलब जहां पे वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, जो कोट स्टार्ट हो रहा है, उस डबल कोट या सिंगल कोट से पहले एक स्मॉल एफ लगा दो। जैसे ही आप एक स्मॉल एफ लगाओगे, ये एक पाइथन एफ स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक, अब
इसमें अगर आपको डेटा डालना है तो आप मेरे को बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई फंक्शन नहीं है, हम कोई पैरामीटर कैसे पास करेंगे? तो एफ स्ट्रिंग ने सीधा सा बोला आपको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, आपको जहां जोन सा डेटा डालना है आप उस डेटा का वेरिएबल लिख दो विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे मुझे नेम एंटर करना है तो मैंने यहाँ पे अपना नेम वेरिएबल डाल दिया, मुझे यहाँ पे एज एंटर करना है तो मैंने अपना एज वेरिएबल डाल दिया, मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे यहाँ पे अपनी हॉबी डालनी है तो मैंने अपना हॉबी वेरिएबल डाल दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, सो दिस विल वर्क लाइक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग लाइक फॉर्मेट फंक्शन, बट दी मेथड ऑफ डूइंग दिस इज डिफरेंट, राइट? अब मैं एंटर करवाता हूं तो मेरा नेम, माय नेम इज मोहित, माय एज इज 21 एंड माय हॉबी इज साइक्लिंग। ठीक, लेट्स से कि आपने क्या करा, आपने अपने स्ट्रिंग को चेंज कर दिया लाइक दिस। अब मैंने अपना स्ट्रिंग दोबारा ओरिजिनल स्ट्रिंग बना दिया, कैसे? मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैं दोबारा इसको यहाँ ले आया। अब क्या करना है, सिंपल कुछ ही करना, आपको यहाँ से अपना वेरिएबल उठाना है, आपको यहाँ आके पेस्ट करना है और सेम आपको वेरिएबल एक्सचेंज कर देना है लाइक दिस। आपको जहां जोन सा वेरिएबल डालना है अब वो वेरिएबल डालो एंड वो उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के प्रिंट कर देगा। सो फिर से चेंज हो गया, माय नेम इज मोहित एंड माय हॉबी इज साइक्लिंग एंड माय एज इज 21। ठीक, यहां तक सबको समझ आया? एवरीथिंग इज क्लियर यहां तक? ठीक, अब इसके बाद अब हमने क्या करा, अब हमने देखा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में दो तरीके देख लिए, डॉट फॉर्मेट फंक्शन देख लिया और क्या देखा, और हमने देख लिया एफ स्ट्रिंग। ठीक, अब इसके बाद जो चीज आती है हम पे, वो आती है क्या, वो आती है हम हमारी पाइथन स्ट्रिंग्स। ठीक, अब हम पाइथन स्ट्रिंग्स देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग, पाइथन के स्ट्रिंग कैसे काम करते हैं, क्या क्या हो सकता है और हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्ट्रिंग के साथ इतना कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन पाइथन में आप स्ट्रिंग के साथ बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो। ठीक, तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पाइथन स्ट्रिंग, राइट? अब ये कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने एक कोई स्ट्रिंग ले लिया, मैंने ए वेरिएबल लिया और उसमें मैंने कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब अब आप मेरे को बोलते हो सर मेरे को जो हेलो वर्ल्ड का जो एल है ना वो प्रिंट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ एल। तो आप पाइथन के स्ट्रिंग में ये भी कर सकते हो, कैसे? आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे इंडेक्सिंग का। ठीक, इंडेक्सिंग सबको पता होनी चाहिए क्या है इंडेक्सिंग, क्या होता है? जैसे अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो आपने एरे में इंडेक्सिंग करा होगा, कैसे? आप सबसे पहले एलिमेंट को एक वैल्यू देते हो, उसके बाद वाले एलिमेंट को एक वैल्यू देते हो, उसके बाद वाले एलिमेंट को वैल्यू देते हो, ऐसे कर करके आप वैल्यूज को इंक्रीमेंट करते 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 आप लास्ट वैल्यू तो भी एक वैल्यू देते हो और आपकी इंडेक्स खत्म हो गई। और इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फंक्शन दिखाना चाहता हूं जिसको आप बोलते हैं LEN फंक्शन, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आपका कोई भी स्ट्रिंग है तो वो उस स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करवा देगा, तो आपको बस क्या करना, आपको कॉल करना है LEN फंक्शन, राइट? और इसके अंदर आपको अपना स्ट्रिंग पास कर देना। मेरा स्ट्रिंग किस चीज में सेव है, मेरा स्ट्रिंग ए नाम के वेरिएबल में सेव है, तो मैं वहां पे ए नाम का वेरिएबल लेंथ फंक्शन में पास कर दूंगा, राइट? जैसे ही मैं पास करता हूं और मैं रन करता हूं, पाइथन मुझे उसकी लेंथ दे देगा। उसने उसकी लेंथ क्या दी, 11। 11 क्यों दी? क्योंकि जब भी लेंथ फंक्शन हम कॉल करते हैं तो उसकी काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है इंस्टेड ऑफ 0। तो अगर हम यहाँ से 0 से काउंट करते हैं तो क्या होगा, 0, हम यहाँ से 0 से काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे रुक गया, राइट? लेकिन जैसे कि अगर हम लेंथ फंक्शन के हिसाब से काउंट करें, मतलब 1 से काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप देख सकते हो कि मैंने जो स्पेस है उसको भी एक इंडेक्स वैल्यू दे दी है, क्योंकि पाइथन के स्ट्रिंग में स्पेस को भी इंडेक्स वैल्यू मिलती है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है पाइथन के स्ट्रिंग में, राइट? तो लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके कोई भी पाइथन स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं पाइथन इज ऑसम और मैं इसको इसकी लेंथ निकालूं तो इसकी लेंथ आ जानी चाहिए कुछ 17-18 के करीब आएगी, और मैं इसको रन करता हूं तो इसकी आ गई लेंथ 17। ठीक, आप तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करवा सकते हो। ठीक, अब इसके बाद आती है मेन चीज, क्या मेन चीज आती है, इसके बाद आती है हमारी
स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, अब ये क्या बोला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर गेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको गेट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना वेरिएबल लिखना है जो कि मेरा ए है, उसके बाद आपको अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको अपना इंडेक्स वैल्यू पास करना है। जैसे कि अगर आप मेरे को बोलो कि सर एक काम करो, पाइथन इज ऑसम में से पी प्रिंट कराओ, तो पी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पी का इंडेक्स वैल्यू होगा 0। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब इसको मैं कर दूंगा प्रिंट फंक्शन के अंदर ताकि मैं पी को प्रिंट करा सकूं। ठीक, जैसे ही मैं इसको डालता हूं एंड इफ आई रन दिस यू कैन सी पी प्रिंट हो चुका है। अब आप बोलते हो सर मेरे को आई प्रिंट करवाना है, ये जो इसका आई है मेरे को ये प्रिंट कराना है, तो मेरे को बस इंडेक्स वैल्यू काउंट करनी है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट आई इज एट 7th प्लेस, तो मैं 0 को रिप्लेस करके 7 डाल दूंगा एंड इफ आई रन दिस आई शुड गेट आई एज माई आउटपुट एंड आई हैव गॉटन आई एज माई आउटपुट। ठीक, तो ऐसे आप इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी वैल्यू को मतलब किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को गेट कर सकते हो, राइट। अब लेट्स से अब पाइथन में एक नई चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स। आपने आज से पहले नेगेटिव इंडेक्स कभी नहीं पढ़ा होगा शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, अब हम नेगेटिव इंडेक्स देखेंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल एनी नंबर, दीज आर पॉजिटिव इंडेक्सेस। ठीक, नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह अगर -1 लिख दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैन समबडी टेल मी इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं a ऑफ -1 लिखता हूं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई मेरे को बता सकता है। ठीक है, ई देखते हैं, प्रिंट करके हम रन करके देखते हैं कि क्या आता है। जैसे ही हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट आ गया ई, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ई क्यों आया, अब इसको एक सिंपल से उसको देखते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल को देखते हैं, हेलो लेके देखते हैं। अब अगर हम हेलो में -1 प्रिंट कराए तो ओ आ गया, तो आप इससे समझ रहे हो ये क्या कर रहा है, ये सबसे लास्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पे ये वर्ड है एच ई एच ई एल एल ओ। ठीक, मेरे पे ये है ये तो 0 हो गया है ओ। ठीक है, हेलो। अब तो इसकी इंडेक्स वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0। ठीक, 0 फिर मैं लिखूंगा 1, राइट। देन इसकी एल की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 2, दूसरे एल की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 3 एंड ओ की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, ओ की इंडेक्स पोजीशन होगी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये है इंडेक्स वैल्यूज आपकी, ये है पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू। ठीक, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, करते हैं इसको भी हटाते हैं, हटाते हैं और यहाँ पे साइन लगा देते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंडेक्स। अब हम पे एक चीज होती है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको क्या होती है, हम पे होती है नेगेटिव इंडेक्स। ठीक, लाइक दिस। अब हमारी नेगेटिव इंडेक्स क्या काम करती है, नेगेटिव इंडेक्स जब आती है तो नेगेटिव इंडेक्स लास्ट कैरेक्टर से शुरू होता है, जैसे पॉजिटिव इंडेक्स फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू होता है, आपका जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो लास्ट कैरेक्टर से शुरू होता है। सो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा -1, उसके बाद वाले का होगा आपका -2। ठीक, मैं यहां से लिखता हूँ शुरू। ठीक है, तो -1 -2, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, तो ये जो है अगर ये जो आता है, राइट, ये 4 है। ठीक, तो इस कैरेक्टर अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ओ हो गया -1, एल हो गया -2, ये वाला एल हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं -5, राइट। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -4, यहाँ पे लिख सकते हैं -3, ये हो गया हमारा -2, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज -1।
तो दिस इज हाउ अ नेगेटिव इंडेक्स वर्क्स। ठीक, अब इस तीनों को हम एक बार इसी लॉजिक से हम ऊपर वाली चीज को करते हुए देखेंगे। तो अगर मेरे को एल गेट करना है, तो एल के लिए मैं क्या करूंगा, एल अगर मुझे लास्ट वाला एल मतलब HELL जो लास्ट वाला एल है वो गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, क्योंकि मेरे को पता है इस एल का जो इंडेक्स पोजीशन है वो है 3। तो अगर अब मैं रन करता हूँ तो मेरे को एल मिल गया। लेकिन अब आप मान लीजिए कि मेरे को इसी एल को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्स। तो एल लास्ट वाले एल का नेगेटिव इंडेक्स क्या, लास्ट वाले एल का नेगेटिव इंडेक्स है -2। तो अगर मैं 3 की जगह अगर -2 लिखता हूं तो भी मैं एल को एक्सेस कर सकता हूं। मुझे फिर से एल एज अ प्रिंट आउट मिल गया है। अब मुझे एच अगर एक्सेस करना है तो या तो मैं 0 लिख सकता हूं या तो मैं लिख सकता हूं -5। जैसे ही मैं -5 लिखता हूं, आई विल गेट एच एज माई आउटपुट लाइक दिस। ठीक, नेगेटिव इंडेक्स सबको समझ आया क्या होता है? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? ठीक, चलो बहुत ही बढ़िया। अब अब हमें पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में कोई भी एक कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू और नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू, राइट। अब इसके बाद एक और नया हम पे कॉन्सेप्ट आता है पाइथन स्ट्रिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो कोई मेरे को बता सकता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या है? जो लोग मेरे साथ पिछले 4 दिन से पढ़ रहे थे, मैं उनसे जवाब चाहूंगा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सो प्लीज आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग स्लाइसिंग? एनीवन कैन आंसर, जिसको अगर पता जो पहले से नहीं है यहाँ पे, अगर उसको भी आंसर देना है वो भी आंसर दे सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग स्लाइसिंग? यू कैन ट्राई, गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं, सही तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यू शुड ट्राई टू आंसर। सो इफ आई आस्क आदर्श व्हाट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ऐसा कुछ था, जब आपको समझ नहीं आया, यू शुड हैव आस्क्ड ना। वो जो आप बोल रहे हो वो होती अनपैकिंग, जो मैंने अनपैकिंग बताया था वो होती है, राइट। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब ये है कि प्लीज शट ऑफ द माइक जिसका भी खुला हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पे एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक। अब इसमें से आपने मेरे को बोला कि सर मेरे को हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिखाओ। तो हेलो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड का मतलब हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हो गया, ठीक। अगर किसी भी एक बड़े स्ट्रिंग में से आप एक छोटा उसका पार्ट निकालते हो तो उसको बोलते हैं हम सब स्ट्रिंग। और इसी पार्ट को निकाल के डिस्प्ले करवाना या इसी पार्ट को निकाल के इस पे कुछ प्रोसेस करना, इस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक। जैसे कि अगर मुझे हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ हेलो प्रिंट करवा दूं मैं, तो उसको मैं बोलूंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हमें ये देखना है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती कैसे है, ठीक। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए आपको सेम फॉलो करना है, वेरिएबल फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको दो वैल्यू देनी है, एक होती है स्टार्ट वैल्यू और एक होती है आपकी एंड वैल्यू, राइट। जो आपकी स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है उसकी जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी एक इंडेक्स वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद जहां से आपको स्ट्रिंग उठाना है, जैसे कि अगर हेलो वर्ल्ड है, सो आई वांट टू पिक अप द वर्ड हेलो। सो हेलो का जो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, वो है 0 इंडेक्स पोजीशन पे, राइट। सो 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ आई हैव टू आल्सो मेंशन द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट वो वैल्यू है जहां पे आपका सब स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, ठीक। सो हेलो मेरा कहां खत्म हो रहा है, H0, E is 1, L is 2, second L is 4, and the last this is 5, right. Yeah, this is 0 1 2 3 4, sorry, O is 4। सो अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड में से हेलो उठाना है तो मुझे स्टार्ट वैल्यू क्या देनी है, 0 देनी है, क्योंकि हेलो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहां पे हो रहा है, हेलो एंड हो रहा है 4th पे।
ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक कैच है, लेकिन अभी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे होता है, राइट। सो नाउ इफ यू रन दिस एंड यू विल गेट योर आंसर एज हेल। ओ नहीं आया है, ठीक। सो पाइथन में जब किसी भी चीज में जो भी आपकी एंड वैल्यू होती है, आप मतलब कोई भी रेंज दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप अपना फॉर लूप रन कर रहे हो, आप अपना इफ स्टेटमेंट रन कर रहे हो, आप कुछ भी रन कर रहे हो, उसमें जो आपकी एंड वैल्यू होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सक्लूसिव होती है, राइट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे ओ प्रिंट करवाना है, अगर ओ की वैल्यू जो इंडेक्स वैल्यू है वो 4 है, तो आपको जो अपनी एंड वैल्यू देनी होगी वो देनी होगी 4 + 1 5। So when I write 5 here and let's run my program again, and as soon as I run my program, you can see I have got the substring hello from the complete and the original string hello world। ठीक, मेरा हेलो वर्ल्ड एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग था, और इस स्ट्रिंग में से क्या हुआ, मेरे को हेलो अपना सब स्ट्रिंग मिल चुका है। तो अगर जैसे आप मान लीजिए कि मेरे को वर्ल्ड प्रिंट कराना है, या मेरे को आप मान लीजिए हेलो स्पेस डब्ल्यू प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, एच तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे काउंट करना है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। डब्ल्यू कहां पे खत्म हो रहा है, 6th इंडेक्स पोजीशन पे। तो अगर मेरे को डब्ल्यू भी प्रिंट कराना है, तो मेरी एंड पोजीशन क्या होनी चाहिए, कोई बता सकता है मेरे को। ठीक है, अब मैं 7 लिख के देख लेते हैं। जैसे ही मैंने 7 लिखा, यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हेलो स्पेस डब्ल्यू। ठीक। सो लाइक दिस, आप एक बहुत, अगर आप पे बड़ा भी स्ट्रिंग है, सो आप उस बड़े स्ट्रिंग का भी कोई एक छोटा सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो। ठीक। अब अब आपको पता चल गया कि आप एक सबस्ट्रिंग कैसे निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एंड वैल्यू दी है, ठीक। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सी। जैसी मैंने करी, अभी भी हेलो डब्ल्यू प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि अगर हम कोई भी स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू को 0 मान लेता है, ठीक। अब एक काम करते हैं, एक स्टार्ट वैल्यू देते हैं, लेट्स से हम अपना स्टार्ट वैल्यू देते हैं 3, एंड और हम अपना एंड वैल्यू नहीं देंगे। जैसे कि पिछली बार हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी थी, इस बार हम अपनी एंड वैल्यू नहीं देंगे। तो कैन समवन टेल मी, अब क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं एंड वैल्यू डिनोट ना करूं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए अब कंसोल में मेरे। ठीक है, ठीक है। आदर्श सर ने बोला हमें कि सर ये जो आप आपने अगर एंड वैल्यू नहीं दी है, तो ये एंड तक प्रिंट कर देगा। एंड तक प्रिंट करने का मतलब क्या, अगर मैं एंटर दबाता हूं तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, लो वर्ल्ड, लो स्पेस वर्ल्ड। ऐसा क्यों, जैसे कि पाइथन अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते, तो वो स्टार्ट वैल्यू को 0 ले लेता है। ऐसे ही अगर हम एंड वैल्यू नहीं देते, तो वो एंड वैल्यू को ऐसा समझता है कि आपको स्ट्रिंग के सबसे लास्ट कैरेक्टर तक सब कुछ प्रिंट करवाना है। इसीलिए अगर आपको बीच की कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो आपको स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू दोनों देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मेरे को WOR प्रिंट कराना है, तो W की इंडेक्स पोजीशन क्या थी, 6, O की है 7, R की है 8, तो मैं दूंगा फ्रॉम 6 to 9, क्योंकि एंड पोजीशन होती है +1। तो अब 6 to 9 जैसे दूंगा, और अब मैं रन करता हूं, तो WOR मेरा प्रिंट हो चुका है, ठीक। यहां तक अगर सबको समझ आया, तो अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक होती है स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद होती है एक एंड वैल्यू, और अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस पाइथन पाइथन डेवलपर्स को भी पता नहीं होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम स्किप वैल्यू, ठीक। अब ये स्किप वैल्यू क्या बला है, ठीक है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लेट्स से कि मैंने एक स्टार्ट वैल्यू दी 0, ठीक, और मैंने एक एंड वैल्यू दे दी अपनी क्या 5, मतलब हेलो, हेलो उठा रहा हूं मैं, और मैंने स्किप वैल्यू दे दी 2, ठीक। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर हम प्रिंट कराते हैं, इसका आउटपुट क्या है, HLO। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये पाइथन इंटरप्रेटर आया, इसने H को प्रिंट करा, इसने E को स्किप कर दिया, L को प्रिंट करा, दूसरे L को स्किप कर दिया, एंड फाइनली इसने O को प्रिंट कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट जो स्किप की वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर आप 1 देते हो स्किप की वैल्यू, तो वो एक्चुअली स्किप नहीं करता है, वो जो सारे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होंगे उस सब स्ट्रिंग में सब कुछ प्रिंट कर देता है।
अगर आप 2 देते हो तो वो एक कैरेक्टर स्किप करता है, मतलब एक प्रिंट करेगा, एक स्किप करेगा, एक प्रिंट करेगा, एक स्किप करेगा, मतलब ऑल्टरनेटिव, ठीक। अगर आप यहीं पे 3 देते हो, राइट, तो अब पाइथन क्या करेगा, अब पाइथन ये करेगा कि वो एक प्रिंट करेगा, दो स्किप करेगा, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर दो स्किप करेगा। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एच और एल आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं रन करता हूँ, मेरा आउटपुट आ गया एच और एल। क्यों? उसने एच प्रिंट करा, उसने ई और एल स्किप कर दिया, फिर उसने एल प्रिंट करा, फिर इसने ओ स्किप कर दिया। ओ के बाद कोई और कैरेक्टर है नहीं, तो उसने उठाया भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी कुछ देता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7000 स्किप कर लो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा एच प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद कैरेक्टर्स ही नहीं है हम पे स्किप करने के लिए। पाइथन यहाँ पे एरर नहीं देता है, पाइथन यहाँ पे जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है उसको कर देता है, और उसके बाद वो सीधा कुछ बोलता भी नहीं, वो सीधा समझ जाता है कि भाई इसके बाद तो मेरे के लिए, मेरे पास स्किप करने के लिए कैरेक्टर्स ही नहीं, मैं क्या स्किप करूं, राइट। ठीक है, चलो। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टार्ट वैल्यू है वो छोटी होती है, और जो एंड वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है ना। आप यहाँ पे इतनी देर से देख रहे हो, क्योंकि वर्ड जो इंडेक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो छोटे से स्टार्ट करता है और बड़े तक जाते हैं। ठीक है, चलो सर, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा छोटी होगी और बड़ी होगी, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी स्टार्ट पोजीशन होगी वो हमेशा छोटी होगी, और जो एंड पोजीशन होगी वो हमेशा बड़ी होगी, अभी तक सिनेरियो में। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ कि मेरे को मेरा वर्ड चाहिए -4 से लेके -2, मतलब मैं नेगेटिव इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ आप नेगेटिव इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कोई बता सकता है यहाँ पे मेरा हेलो का आउटपुट क्या आएगा? मतलब आउटपुट क्या आएगा? हेलो का आउटपुट नहीं, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा अगर मैं -2 से लेके -4 मैंने अगर स्ट्रिंग स्लाइस करा तो? इस चीज को देखो और इस चीज को देख कर आंसर करो, आपको आसान लगेगा आंसर करना ज्यादा। क्या आएगा? किसी ने कुछ आंसर दिया लेकिन ऑडिबल नहीं था, आप ऑडिबल बोल सकते हो, आपने क्या बोला? कोई और जवाब देना चाहेगा कि अगर मैं -4 से लेके -2 लिखूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अब? डब्लू और ओ, ठीक है। किसी ने बोला डब्लू और ओ आना चाहिए, चलो हम देखते हैं डब्लू और ओ आता है नहीं है। रन करते हैं, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं करा इसलिए एच आ रहा है। रन करते हैं, क्या आया? ओ और आर आया। क्यों आया? क्योंकि जो डी है, डी हमारा -1, एल है -2, आर है -3, और ओ है हमारा -4। सो अगर मैं -4 से लेकर -2 प्रिंट कराता हूं तो आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एंड वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सक्लूसिव होगी, इसलिए -4 और -3 वाला प्रिंट होगा। तो -4 ओ है एंड -3 हमारा आर है। अगर मेरे को इसी सेम चीज को पॉजिटिव इंडेक्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इस चीज को पॉजिटिव इंडेक्स में लिखूंगा 7 से लेके 9, ठीक। जैसे ही मैं 7 से लेके 9 लिखता हूं, यहाँ पे मेरा ओ और आर प्रिंट हो चुका है। तो या तो आप पॉजिटिव में भी कर सकते हो, या तो आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन जैसे कि -4 -2 दिया, आपको पता है नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो -4 -2 से छोटा होगा। सो -4 इज स्मॉल, दैट इज द स्टार्ट वैल्यू, एंड -2 इज ग्रेटर, दैट इज द एंड वैल्यू, ठीक है। तो अब एक और सवाल आता है कि सर अगर मैं यहाँ पे स्किप को अगर -1 कर दूं, लेट्स से कि मैंने ना स्टार्ट वैल्यू दी और ना ही मैंने एंड वैल्यू दी, मैंने क्या दिया, मैंने डायरेक्ट स्किप वैल्यू दे दिया -1, ठीक है। लेट्स से पहले पॉजिटिव देके देखते हैं, 2 देके देखते हैं, ठीक है। मैंने ना एंड दी ना स्टार्टिंग दी, तो पाइथन क्या करेगा, 0 से लेके लास्ट पोजीशन तक सब कुछ प्रिंट कर देगा, ठीक। मैंने करा HLOWRD, क्यों? क्योंकि मैं 2 का स्किप रखा था, ये स्किप करते करते इसने करा, तो ये तो पॉजिटिव स्किप हो गया। अब अगर मैं नेगेटिव स्किप करता हूं तो क्या होना चाहिए? कोई मेरे को आंसर कर सकता है अब क्या होना चाहिए अगर मैं नेगेटिव स्किप करता हूं तो? मतलब क्या होगा?
ठीक है, बस इतना बोलना था आपको, स्ट्रिंग बताने नहीं था। जैसे ही मैं एंटर दबाया मेरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। तो जब भी आप एक कैरेक्टर मतलब जब भी आप स्किप का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में दोगे, पाइथन क्या करेगा, पाइथन पहले उसको रिवर्स करेगा, ठीक। और रिवर्स करने के बाद आप स्ट्रिंग स्लाइस कर सकते हो। तो अब अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइस करना है, मतलब अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग स्लाइस करना है, तो आपको अपनी स्टार्ट वैल्यू बड़ी देनी पड़ेगी और जो एंड वैल्यू है उसको छोटा देना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हो चुका है मेरा रिवर्स। तो अब मैं 2 से 7 नहीं दूंगा, मैं 7 से 2 दूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। और जैसे ही मैंने करा मेरे को 7 से 2 का मिल गया, ठीक। ऐसी अगर आप आपको नेगेटिव में स्ट्रिंग स्लाइस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू लेफ्ट में डालनी पड़ेगी स्टार्ट वैल्यू, और छोटी राइट में। तो अब -2 क्या आएगा, -2 आपकी स्टार्ट वैल्यू होगी और -4 आपकी एंड वैल्यू होगी, ठीक। अब अगर मैं रन करता हूं तो एल और आर आ गया मेरे पे। अगर आप मेरे को बोलते हो सर एक काम करते मैं छोटी वैल्यू दे देता हूं और एंड बड़ी दे देता हूं मैं, तो क्या होगा सर, तो कुछ नहीं होगा, पाइथन कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, ब्लैंक प्रिंट आएगा। क्योंकि उस मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हो आप लेफ्ट से राइट करोगे हमेशा, मतलब लेफ्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए और राइट एंडिंग होनी चाहिए, मतलब स्टार्ट वैल्यू लेफ्ट में होगी और एंड वैल्यू राइट में होगी। तो जब नेगेटिव होता है तो पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है, मतलब 0 लास्ट में आ जाएगा और -1 जो है वो सबसे शुरू में आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके आप जब भी एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो तो आपकी जो स्टार्ट और एंड वैल्यू है वो भी उल्टा हो जाएगी, मतलब स्टार्ट वैल्यू बड़ी हो जाएगी और एंड वैल्यू हो जाएगी आपकी छोटी, ठीक। यहां तक सबको समझ आया? किसी को यहां तक कुछ पूछना है? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर? ठीक है, चलो। अब हमने देख लिया स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करता है, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या चीज है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पे हेलो वर्ल्ड, हेलो नाम का एक स्ट्रिंग है और उसके बाद b इज इक्वल टू वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग है और मेरे को इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो जब आप स्ट्रिंग में एडिशन करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो सिंपल सा a प्लस बी अगर आप लिखोगे तो ये दो स्ट्रिंग को मर्ज कर देगा लाइक दिस, हेलो वर्ल्ड। अब हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं है, तो आप या तो हेलो के बाद स्पेस दे दो या तो वर्ल्ड से पहले स्पेस दे दो। जैसे ही आप दोगे तो वो इस हिसाब से कंकैटिनेट कर देगा, हेलो और वर्ल्ड के बीच में आपका स्पेस आ चुका है, ठीक। अब इसके बाद मैं कुछ आपसे जो हमारे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के कुछ हम पे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक। अब हम उसको अब बिल्ट इन फंक्शंस को थोड़ा बहुत देखेंगे हम कैसे। मैं लिखता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं पाइथन स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन मेथड्स या फंक्शन। मेथड्स और फंक्शंस दोनों सेम होते हैं, तो मेथड्स या फंक्शन, राइट। अब एक वेरिएबल देना है, तो एक वेरिएबल देता है जिसमें थोड़े बहुत कैरेक्टर्स कैपिटल है और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स क्या है, थोड़े बहुत कैरेक्टर स्मॉल है, ठीक है। डब्ल्यू ओ आर और एल कैपिटल कर देता है, डी कैपिटल कर देता है, राइट। अब इसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी इन फंक्शंस को रिवाइज करते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको कवर कर चुके हैं और इन फंक्शंस का नॉर्मल यूज है, आपको याद भी नहीं रखना, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम पे आ जाता है लोअर फंक्शन। तो जल्दी से मेरे को बताओ कि एक लोअर फंक्शन क्या करता है, कोई मेरे को बता सकता है लोअर फंक्शन क्या करता है? लोअर किस चीज में क्या? ठीक है, क्या आप हमारे आदर्श सर ने बोला कि ये लोअर केस में कर देगा, ठीक है, हम कर देते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हाँ, सर ने सही बोला, इसने क्या करा, सारी चीजों को लोअर केस में कर दिया, लेकिन जो कि पहले से लोअर केस में उनको लोअर केस में रहने दिया, उनको चेंज नहीं करा, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम पे दूसरा फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं अपर फंक्शन। अब अपर फंक्शन कौन बताएगा मेरे को, अपर फंक्शन क्या चीज करता है?
ठीक है, चलो फिर से आदर्श सर का जवाब आया कि सर ये कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देगा। चलो देखते हैं रन करके। जैसे हमने रन करा तो सही बात है, आदर्श सर सही बोले, सबको इसने कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया। लेकिन जो पहले से कैपिटल थे उनको उसने छुआ भी नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही रहने दिया। ठीक, इसके बाद एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज। तो एक काम करते हैं, मैं इस फंक्शन को मिटाता नहीं हूँ, मैं लिखता जाता हूँ ताकि आप भी नोट करते जाओ, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। इसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइज। अब जल्दी से मेरे को बताओ कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है। ठीक है, सर ने बोला कि स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल कर देता है। ठीक है, चलो प्रिंट करके देखते हैं। तो कैपिटलाइज फंक्शन आपका क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है उसके सबसे पहले कैरेक्टर को कैपिटल करके बाकी सबको स्मॉल कर देता है। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा एल कैपिटल का, डी एल डी सब कैपिटल था, लेकिन इसने क्या करा, इसने सिर्फ और सिर्फ एच को कैपिटल रखा और बाकी सारे चीजों को स्मॉल कर दिया। तो कैपिटलाइज फंक्शन दो काम करता है, एक जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा उसको बड़ा करता है, और दूसरा जो बाकी जितने कैरेक्टर होंगे अगर वो बड़े में होंगे तो उन सबको छोटा कर देगा। राइट, इसके बाद जो चौथा फंक्शन आता है वो आता है हम पे टाइटल फंक्शन। ठीक, अब जल्दी से ये बताओ टाइटल फंक्शन क्या करता है। ठीक है, चलो सर ने बोला, इस क्या बोला सर ने कि सर हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा ये उसको कैपिटल कर देगा और बाकी सबको स्मॉल कर देगा। ठीक है, चलो सर इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। क्लियर कर लेते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर करा और अब रन करते हैं। जैसे ही रन करा, सर ने बिल्कुल सही बोला था, इसने हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटलाइज और टाइटल जो दोनों फंक्शन है वो आपका सेम तरीके से काम करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, कैपिटलाइज पूरे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करेगा और टाइटल क्या करता है, टाइटल पूरे स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करेगा। राइट, ठीक, इसके बाद एक और फंक्शन आता है हम पे जिसको हम बोलते हैं इस एलम। अब जल्दी से बताओ इस एलम क्या करता है हमारा, अगर किसी को पता है तो। राइट, जल्दी बताओ इस एलम क्या करता है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक चेक करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो ये चेक करता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कंसिस्ट करता है, मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें या तो अल्फाबेट होने चाहिए या सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर होने चाहिए। तो ये क्या करता है, इसका जो आउटपुट आता है वो आता है एक बुलियन। तो अगर मैं इस एलम कॉल करता हूं तो ज्यादातर बच्चों को अभी लगता है कि अभी ट्रू आ जाना चाहिए, लेकिन अब आ जाता है फॉल्स। क्यों आता है फॉल्स, ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो स्पेस होता है वो ना ही अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होता है ना ही न्यूमेरिकल कैरेक्टर होता है। जैसी अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ हेलो और वर्ल्ड के बीच में से, अब मेरा पाइथन प्रोग्राम मेरे को ट्रू दे देगा, लाइक दिस। ठीक, ऐसी सेम टू सेम मेरे पे इस अल्फा भी एक होता है। वो क्या चेक करता है, वो सेम टू सेम ये चेक करता है क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है, क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स मेरे अल्फाबेटिकल है। हाँ बिल्कुल है, मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल है। जैसे मैं रन करता हूँ इसने मेरे को ट्रू दे दिया। ठीक, अब इसके बाद हम पे और एक आता है जिसको हम बोलते हैं काउंट। अब जल्दी से बताओ काउंट फंक्शन क्या करता है मेरे को, काउंट फंक्शन मेरा आउटपुट क्या देगा। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हेलो, तो अब मेरा काउंट फंक्शन मेरे को क्या आउटपुट देगा। किस चीज के नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड में सर ने बोला कि नंबर ऑफ लेटर्स देगा हमें। ठीक, हम इसको रन करके देखते हैं। ऐसे ही रन करा, जीरो आ गया। अब कोई मेरे को यहाँ पे बता सकता है जीरो क्यों आया। एनीवन। ठीक है, हेलो को तो काउंट कर रहा है लेकिन हेलो तो एक बार आ रहा है ना हेलो वर्ल्ड में। बहुत ही बढ़िया, यही मेरे को सुनना था। क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो काउंट मेथड होता है वो होता है केस सेंसिटिव। तो अगर मैं इस हेलो को लाइक दिस सेम टू सेम अगर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, अब मेरे को वन दे देगा।
तो आप ऐसे, अगर आप पे स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आपको चेक करवाना है कि क्या, कि ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है या नहीं, जैसे कि मैं सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर भी चेक करा सकता हूँ, मैं ये भी चेक करा सकता हूँ कि ओ है या नहीं है, तो ये मेरे को दे देगा ओ है या नहीं। इसने क्या दिया, ओ दो बार है, तो ओ दो बार कैसे, एक तो हेलो में ओ है और एक वर्ल्ड में ओ है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर उसके अंदर आपने कोई भी सबस्ट्रिंग पास करा है या कोई भी कैरेक्टर पास करा है, तो वो आपको उस कैरेक्टर या उस सबस्ट्रिंग का काउंट वैल्यू वापस करेगा कि ये वैल्यू या ये सबस्ट्रिंग या ये कैरेक्टर आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में कितनी बार आता है। ओ कितनी बार आता है, ओ दो बार आता है। हेलो कितनी बार आ रहा था, हेलो एक बार आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड को अगर उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो इसका भी आउटपुट वन आएगा। क्यों वन आएगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड सिर्फ एक बार आ रहा है। इसको सेव करना पड़ेगा, रन करते हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, लाइक दिस। ठीक, अब ये तो नॉर्मल फंक्शन है, मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक, अब इसके बाद हम पे और एक फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को कोई बताओ कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है आपका। अगर मैं इसके अंदर ओ पास कर दूं, तो अब इंडेक्स, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इंडेक्स फंक्शन मेरे को यहाँ पे क्या क्या चीज रिटर्न करे। ठीक है, तो ये पोजीशन मतलब जितनी बार ओ आता है सबकी पोजीशन देगा या क्या करेगा, है ना। तो सर ने बोला कि ये सिर्फ हमें फर्स्ट वाली देगा। फर्स्ट वाली का मतलब क्या है, कि उसको जहां पे फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस कैरेक्टर मिलेगा, इसको ओ का सबसे पहला अकरेंस कहाँ मिलेगा, हेलो के एल के बाद। तो जैसे मैं रन करता हूँ, इसने मेरे को दे दिया, सेव नहीं करा मैंने यार। ठीक है, इसने मेरे को दे दिया 4, क्योंकि क्या है, एच के बाद H0, E2, L3, 0 1 2 3 एंड O इज 4। यहाँ पे भी O है, लेकिन इसने हमें उस O का इंडेक्स नहीं दिया, इसको जहां पे वो पहली बार मिलेगा सिर्फ उसी का देगा, और ये भी केस सेंसिटिव है। अब इसके बाद एक और चीज आती है, दूसरा फंक्शन आता है मेरे पे, फाइंड फंक्शन। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं ओ को फाइंड फंक्शन में डालूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। कोई बता सकता है मेरा, अगर मैं फाइंड फंक्शन करूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। किसी को नहीं पता आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे फाइंड फंक्शन का। ठीक है, सर बोल रहे हैं कि फाइंड, वो इंडेक्स वाला ही आंसर आएगा। मैंने रन करा, मैं तो देख रहा हूँ इंडेक्स वाला ही आंसर आ रहा है। तो अब सर खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस है, तो सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है इंडेक्स और फाइंड के अंदर, आप खुद बता दीजिए। कोई मेरे को फिर बताओ, अगर सर नहीं बता रहे, कोई मेरे को ये बताओ कि अब इंडेक्स फंक्शन भी मेरा 4 देता है, फाइंड फंक्शन भी मेरा 4 देता है, तो इंडेक्स और फाइंड के बीच में डिफरेंस क्या हुआ फिर, ये दोनों अलग कैसे है फिर। ये सवाल आपसे कंपनी में ही पूछा जा सकता है बहुत बार, अगर आप पाइथन डेवलपर के लिए जा रहे हो, इतने सिंपल सिंपल सवाल कि एक इंडेक्स फंक्शन और एक फाइंड फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। जल्दी से बताओ मेरे को कोई, कि एक इंडेक्स और फाइंड फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। किसी को नहीं पता कि एक इंडेक्स और फाइंड फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ट्राई तो करो कम से कम। चलो ठीक है, अगर नहीं पता तो अब ध्यान से सुनना। एक इंडेक्स और फाइंड फंक्शन दोनों का वर्किंग सेम होता है। दोनों का वर्किंग क्या होता है, दोनों की वर्किंग सेम इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही आपको इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी सबस्ट्रिंग, किसी भी अल्फाबेट का, राइट। ठीक है, somebody has written something in chats, returns -1. Okay, returns -1, what returns -1, can you write that। ठीक, तो अब हम देखेंगे, सर ने बोला रिटर्न्स -1,
तो -1 कौन रिटर्न करता है? यू शुड हैव रिटन दैट, सो आई विल एक्सप्लेन दिस। तो क्या होता है जब भी आप एक इंडेक्स फंक्शन के अंदर लेट्स से कुछ पास करते हो, लेट्स से मैंने सबसे पहले इंडेक्स के अंदर ओ पास कर दिया, एंड आफ्टर दैट आई विल पास व्हाट आई विल pass the same alphabet O in index function. Let's print and see what are these outputs. इन दोनों का आउटपुट तो सेम है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कोई एक ऐसा कैरेक्टर देता है जो कि मेरे स्ट्रिंग में है ही नहीं, ठीक। जैसे कि मैंने दे दिया z, फाइंड में भी मैं z दे दूंगा, इंडेक्स में भी मैं z दे दूंगा। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यह करेंगे, रन करेंगे, एंड एज यू कैन सी फाइंड का आउटपुट आया -1 और इंडेक्स फंक्शन का आउटपुट आया एरर। क्या एरर आया? वैल्यू एरर आया। क्या वैल्यू एरर का क्या है? वैल्यू एरर हमारा वैल्यू एरर है सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो फाइंड और इंडेक्स फंक्शन में जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है कि जब भी आप कोई एक ऐसा कैरेक्टर डालते हो इंडेक्स फाइंड फंक्शन के अंदर जो कि स्ट्रिंग में नहीं है, तो वो आपको -1 रिटर्न करेगा, ठीक। लेकिन अगर आप वही कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग में नहीं है, अगर आप उसी कैरेक्टर को इंडेक्स में पास करोगे, तो इंडेक्स वहां पे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एनीथिंग वो वहां पे एक एरर थ्रो कर देगा और आपका पाइथन प्रोग्राम वही के वही रुक जाएगा। तो इसीलिए इफ यू आर नॉट श्योर कि आपका जो आप कैरेक्टर चेक करवा रहे हो वो स्ट्रिंग में है या नहीं है, यू शुड ऑलवेज यूज फाइंड फंक्शन, बिकॉज इफ यू यूज इंडेक्स फंक्शन देन योर एग्जीक्यूशन विल स्टॉप देयर, ठीक। कि पाइथन इंटरप्रेटर है, उसको जहां पे एरर मिलेगी वो वही के वही एग्जीक्यूशन रोक देगा। जैसे कि अगर मैं इस इंडेक्स फंक्शन को फाइंड फंक्शन के अगर मैं ऊपर ले आता हूं, तो क्या होगा? तो ये फाइंड फंक्शन को कभी रन ही नहीं करेगा, ये एरर के बाद रुक जाएगा, और जब तक मैं ये एरर सही नहीं करूंगा मेरा फाइंड फंक्शन रन नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज एन इंटरप्रेटर दस, ठीक। अब जहां तक मेरे को लगता है इसके बाद और भी कुछ पाइथन के फंक्शन स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, जैसे एल स्ट्रिप होता है, आर स्ट्रिप होता है, स्प्लिट, एल जस्ट होता है, आर जस्ट होता है, ज्वाइन होता है। लेकिन ज्वाइन फंक्शन हम लिस्ट के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये एल जस्ट, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग को सही से दिखाने के लिए हेल्प करते हैं कि आप स्ट्रिंग के अगर लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यूज लगाना चाहते हो तो आप एल स्ट्रिप इस्तेमाल, एल जस्ट इस्तेमाल करते हो। अगर आपको स्ट्रिंग के राइट में कुछ वैल्यूज लगाने तो आप आर जस्ट इस्तेमाल करते हो। तो ये इसके बाद भी ये कम नहीं है, ये तो मुश्किल से 8 या 9 हुए। स्ट्रिंग में कम से कम 20 25 30 मेथड्स है जो कि आपको एक्चुअली याद नहीं करने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज गो अप ऑन द इंटरनेट एंड लुक इट अप कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है या पाइथन में कितने सारे फंक्शंस है। सो आई विल एडवाइस यू टू गो एंड चेक कि पाइथन के स्ट्रिंग्स के कितने फंक्शंस है, राइट। यू शुड बी एक्नॉलेज ऑफ द फंक्शन की पाइथन के स्ट्रिंग्स में ये भी फंक्शन है या हम ये चीजें भी कर सकते हैं, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर पाइथन स्ट्रिंग, right, and now let's after this the new topic that comes is actually data structures, ठीक। मुझे पता है कि सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा थ्योरी हो रहा है, लेकिन बेयर विद मी। जैसे हम ये कंप्लीट करेंगे, हम इसके बाद सिर्फ कोड ही कोड करेंगे और तब आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन लेक्चर, क्योंकि हम ये सब पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि हम अपने जो रेगुलर लेक्चर्स है उनके साथ स्टार्ट कर सके, राइट। सो अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि टाइम लगेगा, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। एक डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी मेमोरी स्पेस होती है जहां पे आप मल्टीपल वैल्यूज सेव करवाते हो और आप उन वैल्यूज को एक सर्टेन पोजीशंस और एक सर्टेन फॉर्म में सेव करवाते हो, ताकि आप उन वैल्यूज को उसी बाद में रिट्रीव कर सको, और रिट्रीव करके उन वैल्यूज पे या उस डेटा पे जो कि आपके स्ट्रक्चर्स में या मेमोरी स्पेस में सेव है, आप उन पे क्या कर सकते हो? आप कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हो और फिर उसका आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक। तो पाइथन के ऐसी हम पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाइथन में मेनली 4 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? दैट इज टपल्स, द सेकंड वन इज सेट,
the third one is list, and the final one is a dictionary. पाइथन पे ये चार टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक। तो सबसे पहले हम टपल्स देखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं, राइट। हम देखेंगे कि टपल्स का मतलब क्या होता है, हम टपल्स को लिखते कैसे हैं। तो जल्दी जल्दी देखेंगे टपल्स क्या होता है। मैं टपल्स का अगर लिखता हूँ एक प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो आएगा, ऑर्डर्ड इट इज एन ऑर्डर्ड heterogeneous collection of collection heterogeneous collection of elements। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा एंड इट इज इम्यूटेबल। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इट इज एन ऑर्डर्ड हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट इज अन इम्यूटेबल। तो यहाँ पे मेरे को कोई बता सकता है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो कि मेरे साथ पहले पढ़ चुका है ये चीज। जल्दी से बता दो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। एनीवन, कोई दूसरा बता सकता है मेरे को कि ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। एनीवन कैन आंसर दिस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक नई चीज, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत बार पूछी भी जा सकती है, ठीक। तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन का बेसिक सा ये मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में आपने अपने वैल्यूज डेटा स्ट्रक्चर में डाले हैं, वो वैल्यूज उसी ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले 10 डाला, सबसे पहले 10 डाला, 10 के बाद 20 डाला, 20 के बाद 30 डाला, उसके बाद 100 डाला, तो ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, ठीक। इसको दूसरी तरह से आप कैसे बोल सकते हो, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वैल्यूज। एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसमें आप हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर 10 है तो 10 का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, 20 है 20 का 1 होगा, 30 है 30 का 2 होगा, 100 है 100 का 4 होगा, ठीक, सॉरी 3 होगा, राइट। इसके बाद आता है हेट्रोजीनियस कलेक्शन। हेट्रोजीनियस कलेक्शन मतलब सीधी सी ये बात है कि आप इसमें स्ट्रिंग डालो, इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, कॉम्प्लेक्स डालो, बुलियन डालो, एक साथ सारे अलग अलग डालो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक्सेप्ट कर लेगा। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है। होमोजीनियस का मतलब होता है या तो अगर स्ट्रिंग डालो तो स्ट्रिंग ही रहेंगी, इंटीजर डालो तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट डालो तो फ्लोट ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टपल में आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज, अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज भी डाल सकते हो, ठीक। इसके बाद और एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपने एक बार वो चीज डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है आप टपल के अंदर आपने दो एलिमेंट मिटा दिया और आप मेरे को बोलो सर ये तो म्यूटेबल है, मैंने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, जब डिक्लेयर करने के बाद आप किसी भी मेथड से उसके एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते हो। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, कीप दिस इन माइंड, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत बार बच्चे सीधा मेरे को बोल देते हैं सर मैंने तो मिटा दिया, म्यूटेबल हो गया। म्यूटेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिक्लेयर करा, आपने उसको हटाया, दोबारा लिख दिया तो वो म्यूटेबल हो गया। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आपने एक बार डिक्लेयर करा और आप उसके बाद एक्सटर्नल मेथड्स का इस्तेमाल करके आप कोई वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक। कीप दिस इन माइंड, इम्यूटेबल और म्यूटेबल में ये बहुत एक बड़ा फर्क है, राइट। अब आता है कि आप एक टपल बनाते कैसे हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना है, और अगर मुझे एक एम्प्टी टपल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ब्रैकेट्स लगा दूंगा, राइट। तो अब सिर्फ ब्रैकेट्स लगने का मतलब ये नहीं है कि ये टपल बन चुका है, क्योंकि एक टपल क्या होता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। सो अगर आपने एक टपल एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आपको क्या होता है, एक
एम्प्टी टपल आपके कोई काम का नहीं होता, राइट। सो इसके अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया 10। नाउ लेट्स चेक द टाइप ऑफ दिस। अगर मैं यहाँ पे टाइप ए करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, राइट। अब इसमें टाइप क्या है, जैसे अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करवाता हूं, सो लेट्स प्रिंट दिस टाइप एंड दिस इज हैज टू बी कमेंटेड, अदरवाइज एरर आ जाएगी, राइट। नाउ इफ आई रन दिस आई विल गेट माय टाइप एज इंट। लेकिन सर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने टपल बनाया है, हमें इंट कैसे मिल गया? वो इसलिए मिल गया क्योंकि एक पैरेंथेसिस के अंदर एक सिंगल वैल्यू है, तो पाइथन उसको एक सिंगल वैल्यू ही मानेगा। एज सुन एज आई पुट अ कॉमा हेयर, अब पाइथन इसको टपल बना देगा। कैसे हम इसको टाइप चेक कर सकते हैं? हम दोबारा टाइप चेक करते हैं, आपको टाइप मिल गया इसका टपल, राइट। आपको टाइप क्या मिल गया? आपको टाइप मिल गया टपल, ठीक। अब जैसे कि मैंने टपल में लेट्स से मैंने डाल दिया 20 कॉमा, मैंने और एक वैल्यू डाल दिया 30 कॉमा, मैंने एक नेम डाल दिया सैम, ठीक है। अब मैं इसका टाइप चेक कराता हूँ, क्या ये टपल है? मैंने ये करा, पाइथन बोला हाँ बिल्कुल ये टपल है। अब आप टपल को और एक तरीके से डिनोट कर सकते हो, कैसे? आप अगर यहाँ से ये ब्रैकेट्स भी हटा देते हो और आपने वैल्यूज डाल दी है, a इज इक्वल टू मल्टीपल वैल्यूज ऐसे रख दी है, तो पाइथन इसको भी टपल मानेगा। एज यू कैन सी पाइथन इसको भी टपल मानता है। और अगर मैं इस चीज को प्रिंट करवाता हूँ a को, तो पाइथन विल प्रिंट दिस एज अ टपल ओनली, लाइक दिस, ठीक। ये एक टपल की तरह ही शो होगा। अब मैंने आपको ये जरूर बोला है कि आप टपल में वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। आप ऑर्डर्ड कलेक्शन में क्या होता है, आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर 20 एक्सेस करना है, तो 20 की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 20 की इंडेक्स पोजीशन है 1, तो मैं इसको 1 से एक्सेस करूंगा और मैं इसको रन करता हूं, तो मेरे को मिल गया 1, राइट। अब इसके बाद और एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड टपल्स, की एक टपल के अंदर दूसरा टपल है, लाइक दिस। एक टपल के अंदर आप मल्टीपल टपल्स भी रख सकते हो, ऐसे। मैंने इसके बाद एक और टपल रखा, लेट्स से यहाँ पे मैं फ्रूट का नाम लिखता हूँ, मैंने लिख दिया ऑरेंज, राइट, कॉमा मैंने लिख दिया बनाना, राइट। और इसके अंदर मैं और एक टपल लिख देता हूँ जिसमें सिर्फ फिर से इंटीजर्स आ जाएंगे, कॉमा 200, ठीक। आप देख सकते हो कि ये जो है इसको एक हम बोलते हैं एक नेस्टेड टपल। मतलब कि क्या, कि ये मेन टपल, ये जो है ये मेरा पूरा मेन टपल है, दिस इज माय मेन टपल, राइट। इसके अंदर एक सब टपल है विच इज दिस, राइट। इसके अंदर दूसरा सब टपल है विच इज दिस, एंड इसके अंदर और एक टपल है विच इज दिस। अब अगर आपको 200 एक्सेस करना है, सॉरी, अगर आप आपको 200 एक्सेस करना है, तो अब आप 200 कैसे एक्सेस करोगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस टपल के अंदर जाना है, राइट। सो जब भी आप एक टपल के अंदर कोई दूसरा टपल भी लिखते हो, तो आप उस टपल को भी एज अ सिंगल टपल आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस टपल में जाऊंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, राइट। अब इस टपल में जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इस टपल में जाने के लिए मेरे को इस टपल की इंडेक्स पोजीशन चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा 10 is 0, 20 is 2, sorry 10 is 0, 20 is 1, 30 is 2, Sam is 3, this is 4, and this tuple corresponds to fifth index position, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे जाऊंगा, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर ब्रैकेट 5। अब जब मैं फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन के अंदर आ जाऊंगा, देन दिस इज आल्सो अ टपल जो फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो अब इसके अंदर मेरे को इस वाले टपल में जाना है जिसमें मेरा 100 और 200 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले अब मेरे को इस इनर टपल का इंडेक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इनर टपल का इंडेक्स लेने के लिए मैं इस टपल में काउंट करूंगा, कैसे? मैं लूंगा ऑरेंज इज 0, banana is 1, and then the inner tuple corresponds to index position of 2, right। तो मैं 5 के बाद आऊंगा, मैं 5 के बाद आके मैं पुट कर दूंगा 2, ठीक। अब हम फाइनली इस इनर टपल के अंदर पहुंच चुके हैं।
अब मेरे को इस इनर टपल में से क्या प्रिंट कराना, इस इनर टपल में से मेरे को प्रिंट करवाना है 200। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 200 का इंडेक्स पोजीशन काउंट करूंगा। कैसे? 100 का है 0, 200 का हो गया 1। तो मैं अब 2 के बाद दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। एंड इफ नाउ इफ आई प्रिंट माई प्रॉब्लम, माई सोल्यूशन, नाउ इट विल प्रिंट एज 200 लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ से एक एक इंडेक्स पोजीशन हटाते जाऊं तो आप देखते जाओगे कि मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे। तो अगर मैं अब यहाँ से 1 हटा दूं तो जो मेरा प्रिंट होना चाहिए, जस्ट लुक एट द आउटपुट, क्या प्रिंट हुआ? 100 और 200। अब अगर मैं यहाँ से 2 हटा देता हूं तो अब क्या प्रिंट होगा? जो सबसे जो बाहर वाला इनर टपल है वो ऑरेंज बनाना, और ये हो गया प्रिंट। सो लाइक दिस यू हैव टू आइट्रेट थ्रू दी टपल। आपको टपल में पता होना चाहिए कि आप एक सबसे, अगर आपके एक टपल के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है, चौथे के अंदर पांचवा, ऐसे एक के अंदर एक करते 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 अगर 100 टपल्स भी है ना, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो जो 100वां टपल है उसके अंदर कैसे जाना है। बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो एंड वर्क इन द एनवायरमेंट। आप जब बैक एंड या फ्रंट एंड में करते हो, फ्रंट एंड में इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन आप जब बैक एंड में जाते हो तो इस चीज की आपको इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर की इंडेक्सिंग कैसे काम कर रही है। क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू डू इंडेक्सिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स, आप उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वैल्यू सेव है आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। राइट? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन अभी तक हमने जो पढ़ा है? जी। नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग ट्राई कर दिया। अब अगर माइनस, अगर मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। प्रिंट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, पाइथन में सारे डेटा स्ट्रक्चर सब स्ट्रिंग में आप नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हो। पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज जो मैं मानता हूँ जिसमें आपके नेगेटिव इंडेक्स होते हैं, तो आप क्यों ना उसका नेगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करो, है ना? अंडरस्टूड? हाँ, तो लेकिन लेकिन तब भी आपको तीन तीन लगाने पड़ेंगे। कैसे? -1, -1 और -1। अब अगर -1 -1 -1 लगाते हो तो 200 प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि -1 जब सबसे पहले आएगा तो ये लास्ट आएगा, उसके बाद अगर -1 आता है तो ये लास्ट आएगा, उसके बाद अगर -1 आता है तो ये वाला लास्ट आएगा। तो आप पॉजिटिव इंडेक्स से करो या नेगेटिव इंडेक्स से करो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से आप कर सकते हो पाइथन में, लेकिन मैं पॉजिटिव से इसलिए दिखा रहा हूँ, किसी अगर आप किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट करते हो तो वहां पे आपको नेगेटिव इंडेक्स नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव इंडेक्स से ही काम चलाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन पॉजिटिव इंडेक्स रादर देन इन नेगेटिव इंडेक्स। अंडरस्टूड? ठीक है, अब किसी को और कोई चीज पूछना है यहाँ पे? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग एल्स? किसी और के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है? और इज एवरीथिंग क्लियर अप अंटिल नाउ? Just give me a feedback if everything is clear up until now. नहीं तो मैं, अगर किसी को कुछ पूछना है then I will explain that concept to him. Everything is clear, fine, okay? ठीक है, चलो। सो वी हैव कवर्ड टिल टपल्स। कल हम अपना लास्ट रिवीजन क्लास लेंगे, और कल हम अपना लास्ट रिवीजन क्लास लेके जितना डेटा स्ट्रक्चर्स है वो सारा कंप्लीट कर देंगे। और डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद जो हमने वो पढ़े थे, थोड़े बहुत फंक्शंस पढ़े थे, वो भी कंप्लीट कर देंगे। एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोना कंटिन्यू विद आवर रेगुलर लेक्चर्स, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था हम क्या पढ़ेंगे, हम कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस 5 टाइप की होती है पाइथन में। कैसी कैसी? इफ कंडीशन, if else condition, nested if condition, if elif ladder condition, shorthand if conditions, and shorthand if else conditions. ठीक है? So I hope you had a good lecture, and I'm gonna end it here only. So everyone have a good afternoon and have a nice day. जी। कल लेट मी कंफर्म, अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्लास है या नहीं है, तो आपको मेरे को दोनों को पता चल जाएगा एक्चुअली। सो इफ देयर इज क्लास देन क्लास करनी पड़ेगी, इफ ने क्लास नहीं होती है सो एवरीवन रेस्ट। ठीक? सो आपको पता चल जाएगा, मैं और एक बार कंफर्म कर लूंगा अगर कल क्लास है या नहीं, राइट? ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून।